अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया। और आज की हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। आज की हमारी क्लास ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट लेक्चर के ऊपर होगी, जिसके अंदर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, ग्राफ्स के टॉपिक को, पीरियड के टॉपिक को, एम्पलीट्यूड के टॉपिक को, इनके रिलेटिव ग्राफ्स को समझेंगे। इनके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रिगोनोमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको नस्ट के अंदर बेतहाशा मिलेगा। अभी नस्ट के 2024-25 के अंदर जो पहला नेट वन हो रहा था, उसके अंदर ये क्वेश्चंस बेतहाशा आ रहे थे। पीरियड के क्वेश्चंस, एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में इसका क्या लिंक होता है, आईबीएस को क्यों इतना पूछता है, लम्स क्यों पूछता है, एनईडी क्यों पूछता है, यूईटी में क्यों आते हैं। तो आज की क्लास में उसको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले देखो, आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या है, पीरियड। आज की हमारी क्लास का जिस चीज से आगाज हो रहा है ना बेटा, इस चीज का नाम होता है पीरियड। अब अक्सर बच्चों को मालूम ही नहीं होगा पीरियड कहते किसे हैं। देखो भाई, पीरियड हमारे पास क्या चीज होती है, पीरियड हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले हमें इस चीज को देखना है कि पीरियड कहते किसे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीरियड, पीरियोडिक फंक्शंस कौन से होते हैं। देखो, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जब कभी लफ्ज पीरियड आता है ना, इसके मायने क्या होते हैं, इसके मायने होते हैं एक इंटरवल, एक लम्हे के बाद दोबारा से वैल्यू का रिपीट होना स्टार्ट होना। क्या कहा मैंने, पीरियड क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, पीरियड के मायने होते हैं एक इंटरवल के बाद, एक इंटरवल यानी कि एक समय के बाद, एक समय के बाद दोबारा से मेरी वैल्यू का रिपीट होना स्टार्ट हो जाना। मैं अपनी बात को एक बहुत आसान से कॉन्सेप्ट पे सिखा सकता हूं, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप तमाम लोगों के सामने घड़ी लगी हुई है। भाई, आपके सामने जो घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी में टोटल कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। यानी कि देखो, यहाँ पे 12 का हिस्सा होता है, यहाँ पे 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। हमारी जो एक घड़ी होती है, वो घड़ी कैसे चलती है कि जब सुबह के 1 बजते हैं, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर रात के 12, और फिर दोबारा से 1 बज जाता है। यानी कि आफ्टर द 12 आवर्स दोबारा से घड़ी अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। जो एक 12 घंटे की घड़ी होती है, वो 12वें घंटे के बाद दोबारा से अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से 24 घंटे की जो घड़ी होती है, वो 24वें घंटे के बाद 25वां नहीं बजाती, वो 24 घंटे के बाद दोबारा 1 से गिनती स्टार्ट कर देती है। बात समझ पा रहे हैं। तो भाई, इसको कहते हैं पीरियड। यानी कि इस 12 घंटे की घड़ी का पीरियड क्या है, 12, कि 12 के बाद वो दोबारा से अपनी गिनती स्टार्ट कर देगी। 24 घंटे की जो घड़ी होगी, जाहिर सी बात है, 24 आवर्स वाली जो वॉल क्लॉक होगी, 24 आवर्स की जो हमारी डिजिटल क्लॉक होती है, वो 24वें घंटे के बाद वो 25वां घंटा नहीं बोलती, वो कहती है पहला घंटा दोबारा से। इसका मतलब उसका पीरियड क्या है, उसका पीरियड आ गया हमारे पास 24 का। तो भाई, पीरियड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक वो इंटरवल, इट इज एन इंटरवल आफ्टर विच द वैल्यू स्टार्ट रिपीटिंग, यानी कि वो समय जिसके बाद आपकी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगा। भाई, हमारे पास साइन थीटा का जो पीरियड होता है, वो होता है 2 पाई। कैसे होता है, इसको भी बाद में चल के समझ रहे होंगे। साइन थीटा का जो पीरियड होता है, स्टैंडर्ड पीरियड, वो किसके बराबर होता है, 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या है, 360 डिग्री। 2 पाई के मायने क्या होते हैं बेटा, 360 डिग्री। यानी कि आफ्टर 360 डिग्री साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। इसके मायने क्या हुए, इसके मायने ऐसे समझ लीजिए कि लेट सपोज आपके पास एक ग्राफ है। यहां पे मेरे पास 0 डिग्री है, यहां पे मेरे पास 90 डिग्री है, यहां पे मेरे पास 180 डिग्री है, यहां पे मेरे पास 270 डिग्री है, और यहां पे मेरे पास क्या होगा, 360 डिग्री वापस आ रहा होगा। सही है ना। अब देखो, साइन वन की जो वैल्यू होगी, ये वही वैल्यू होगी जो 361 डिग्री की होगी। क्योंकि देखो, साइन के ऊपर जो भी आपको साइन वन के ऊपर आंसर मिलेगा, 1 डिग्री के ऊपर जो भी आंसर आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, आफ्टर 360 डिग्री आपके पास 360 का उसमें इजाफा कर दीजिए, तो आपके पास साइन 361 के ऊपर भी सेम आंसर मिल रहा होगा। यानी कि साइन 1 डिग्री का जो आंसर होगा, वही साइन 361 डिग्री का आंसर होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि साइन थीटा आफ्टर 360 डिग्री अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। मगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए, साइन साइन 3x, तो भाई साइन 3x का पीरियड क्या होगा, साइन 3x का पीरियड होगा वैसे बाय द वे 2 डिवाइडेड बाय 3। कैसे आ रहा होगा अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए जहन में रखियो कि साइन 3x का बेटा पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय 3। अब देखो, 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या है, 2 पाई बाय 3 कहते हैं 120 डिग्री को। यानी कि साइन 3x का जो फंक्शन होगा आफ्टर 120 डिग्री, आफ्टर 120 डिग्री अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा होगा। तो भाई, पीरियड होता क्या है, पीरियड ये बेसिकली वो इंटरवल होता है जिसके बाद कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे मैंने आपको एक घड़ी की एग्जांपल दी कि भाई 12 घंटे के बाद आपकी घड़ी क्या होती है, दोबारा से अपने चलना स्टार्ट हो जाती है। 12 घंटे के बाद दोबारा से वो चक्कर लगाना स्टार्ट कर जाती है, एक चक्कर उसका पूरा हो जाता है, दोबारा से वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बेटा क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर
साइन का या कॉस का या टेंजेंट के कुछ स्टैंडर्ड पीरियड्स होते हैं जिनके बाद वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर इन्हीं लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस करी थी, जैसे फॉर एग्जांपल 420 डिग्री आ रहा है। अब हमारे पास कभी भी लेट सपोज कॉस 420 डिग्री आ रहा था, तो मैंने क्या कहा था कि भाई ऐसे क्वेश्चंस कभी पेपर में आएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि 420 360 से बड़ा है तो आप सबसे पहले क्या करते थे, 420 में से 360 को माइनस करते थे। क्योंकि आपको ये बात मालूम थी कि 360 के बाद ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो आपको ये बात मालूम थी वैसे कि भाई आप इसमें से 420 में 360 को माइनस करते थे तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा उसमें वही आपको वैल्यू मिलेगी जो नॉर्मल उसमें मिल रही होती थी। एक मैंने बहुत बेसिक सी आपको एग्जांपल दी है कहने। तो भाई अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर पीरियड को कैसे डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा होता है जो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए पीरियड को डिफाइन करते हैं कि लेट सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस का पी। यहां पे जो पी होता है ये हमारा एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको पीरियड ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है, और एक्स हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो हम जनरल कॉन्सेप्ट के तौर के ऊपर पीरियड को डिफाइन कर रहे होते हैं उस स्टेटमेंट के ऊपर कर रहे होते हैं कि एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स का फंक्शन किसके बराबर है, एफ इंटू एक्स प्लस पी। यहाँ पे पी क्या है, मेरा एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है और मेरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड भी आ रहा है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर हमें एक और चीज सिखाई जाती है, वो ये बताई जाती है कि भाई एक्स क्या है, एक्स हमारे तमाम के तमाम रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के स्टैंडर्ड पीरियड को मालूम होना चाहिए। बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो आपको तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के स्टैंडर्ड पीरियड मालूम होने चाहिए, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। मैं भी आपको पेपर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने सिंपल तरीके से 3 खाने ड्रॉ कर लूं, लेट सपोज मेरे प्यारे शागिर्दों याद रखिएगा हमारे पास साइन थीटा का, साइन का और कोसेक का, साइन और उसके रेसिप्रोकल कोसेक का पीरियड क्या होता है भाई, साइन और कोसेक का पीरियड होता है 2 पाई के बराबर, ये इसका स्टैंडर्ड पीरियड है। यानी कि साइन अपनी वैल्यू को कब रिपीट करेगा, आफ्टर एवरी 360 डिग्री साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करता है। सेम काम करता है कोसेक के, कोसेक भी क्या करता है, आफ्टर एवरी 360 डिग्री कोसेक अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा होता है। तो साइन और कोसेक का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, 2 पाई, ये स्टैंडर्ड पीरियड है, याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास कॉस और टेंजेंट, कॉस और सेक का पीरियड होता है। कॉस और सेक का पीरियड भी क्या होता है बेटा, 2 पाई के बराबर होता है। यानी कि कॉस और सेक भी आफ्टर एवरी 360 डिग्री अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। कॉस और सेक का भी स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर। ये बात भी समझ ली। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास थर्ड नंबर पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है टेंजेंट और कॉट का। भैया टेंजेंट और कॉट का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो होता है 180 डिग्री यानी कि पाई। यानी कि टेंजेंट और कॉट का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, पाई के बराबर। यानी कि आफ्टर एवरी 180 डिग्री टेंजेंट और कॉट अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहे होते हैं। तो टेंजेंट और कॉट का स्टैंडर्ड पीरियड ये होता है। अक्सर वो पेशतर एमसीक्यूज के अंदर स्टैंडर्ड पीरियड आ जाता है कि भाई साइन का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, कॉस का क्या है, सेक का क्या है, कोसेक का क्या है, टेंजेंट का क्या है, कॉट का क्या है। सबसे पहले तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, अक्सर स्टैंडर्ड पीरियड पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे होते हैं, तो ये चीज सबसे ज्यादा बुनियादी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। जरा पीरियड के फॉर्मूले को समझते हैं। पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ना, ये तो स्टैंडर्ड पीरियड्स आ गए, मगर बहुत दफा ऐसा आपको टर्म गिवन होगी कि लेट सपोज आपको गिवन होगा साइन बी एक्स, आपसे कहा जाएगा इसका पीरियड बताइए। या फिर आज ही मैं जब नस के पास पेपर्स को सॉल्व करवा रहा तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, नस के 2024 के पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, कॉट बी एक्स का पीरियड बताइए। नस के नेट वन के 2024 में क्वेश्चन आया है, कैसे निकालोगे। देखो पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ पीरियड के टॉपिक के ऊपर, उसकी शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, मगर सबसे आसान भाषा में याद रखिएगा पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपको पीरियड निकालना है तो आप हमेशा स्टैंडर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय बी करवा देंगे। ये होता है पीरियड निकालने का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब देखो ये फॉर्मूला वर्किंग कैसे करता है, इस काम के लिए मैं आपके सामने सिंपल तरीके जर्नल फॉर्म लिख देता हूं। मैं कहता हूं ए साइन बी एक्स प्लस का सी। ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, ये मैंने आपके सामने एक जर्नल फंक्शन लिखा है। जरा इस फंक्शन को और से देखो बेटा, देखो हमारे पास यहां पे जो ए और सी आ रहा है, हमारे पास यहां पे जो ए और सी आ रहा है, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं ग्राफ की जो चेंज होती हैं। ए एंड सी चेंजेस द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द ग्राफ, वाइल जो बी होता है, जो भी एक वो वैल्यू जो आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही होती है वो आपके पीरियड को चेंज कर रही होती है। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यू होती है ना, जो आपके एंगल से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है, ये असल चीज होती है पीरियड निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर मुझसे कहता है साइन बी एक्स का पीरियड क्या होगा, देखो
देखो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला मुझसे कहता है स्टैंडर्ड पीरियड लिखो। सबसे पहले स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, 2 पाई। अब देखो बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली देखो कॉट बी एक्स का पीरियड क्या होगा, कॉट बी एक्स का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, टेंजेंट और कॉट का पाई के बराबर। तो बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कोसेक 3x, तो मैंने क्या कहा, देखो वो वैल्यू जो आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका असल काम होता है पीरियड निकालने में। तो कोसेक 3x इज नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका पीरियड कैसे निकाला जाएगा, सिंपल, आप इसका स्टैंडर्ड पीरियड लिखोगे पहले। कोसेक का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई के बराबर। और जो भी यहां पे टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यहां पे क्या जा रही है, देखो फॉर्मुले में नीचे डिवीजन में जा रही है। तो फॉर्मुले में किसमें चली जाती है, डिवीजन में। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकालना है, तो वो वैल्यू जो आपके एंगल से मल्टीप्लाई कर रही है, पीरियड निकालते हुए डिवीजन में जाएगी। और अगर कोई वैल्यू डिवीजन में के अंदर हो रही है आपके एंगल के साथ, तो पीरियड निकालते हुए मल्टीप्लाई पे जाएगी। अभी हम इसको आगे भी समझेंगे, टेंशन लेने की नीड नहीं है। फिलहाल के लिए बस अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट रखो कि पीरियड निकल कैसे रहा होता है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके करवाऊंगा, फिलहाल के लिए बस अपने जहन में ये बात रखो कि भाई ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है। अभी मैं आपको इसके डिफरेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत सारे मजे मजे के कॉन्सेप्ट, अभी बस इसको जहन में रखो। अच्छा, ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। हमारे पास देन एक कॉन्सेप्ट और आते मालूमात होनी चाहिए। एक अक्सर वो पेशतर एक बेसिक एमसीक्यूज होता है, जो मैंने ऊपर भी आपको थोड़ा सा कवर करवाने की कोशिश करी कि देखो साइन एनएक्स का और कॉसेक एनएक्स का पीरियड क्या होता है। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो ताकि आपको डायरेक्टली मालूम हो कि भाई देखो साइन और कॉसेक का जो ओरिजिनल पीरियड होता है 2 पाई के बराबर होता है। और जो भी वैल्यू यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो साइन एनएक्स का और कॉसेक एनएक्स का पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। इसी तरीके से हमारे पास cos nx का और sec nx का भी पीरियड किसके बराबर होगा, cos nx का और sec nx का भी पीरियड बराबर होगा। देखो स्टैंडर्ड पीरियड है 2 पाई, और जो भी यहाँ पे टर्म x से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा कोई भी टर्म अगर आपकी एंगल से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो पीरियड निकालते हुए स्टैंडर्ड पीरियड की डिवीजन में चली जाती है। और अगर कोई भी टर्म आपके पर्टिकुलरली एंगल से डिवाइड हो रही होती है, तो स्टैंडर्ड पीरियड निकालते हुए मल्टीप्लाई पे चली जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको भी आगे चल के भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से देखो बेटा, हमारे पास जो टेंजेंट एनएक्स का और कॉट एनएक्स का पीरियड होता है, वो किसके बराबर होता है। ये आज नेट के पेपर में भी आया हुआ था, नस्ट के एग्जाम के अंदर, तो इसको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बराबर होता है, देखो टेंजेंट और कॉट का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है, पाई के बराबर होता है। और एन चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवीजन में क्या चला जाएगा, एन चला जाएगा। सिंपल इज डेट। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक बड़ा मशहूर यहाँ पे एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि भाई हमारे पास मॉडुलस ऑफ द साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, या कोसेक एक्स का मॉडुलस का पीरियड क्या होता है। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा कि बेटा हमारे पास साइन एक्स के मॉड का, या फिर अगर हमारे पास कभी भी आ जाए कोसेक एक्स तो उसके मॉडुलस का, या अगर हमारे पास आ जाए कॉस एक्स तो उसके मॉडुलस का, या अगर हमारे पास कभी भी आ जाए सेक एक्स उसके मॉडुलस का। याद रखिएगा साइन कॉसेक कॉस सेक इन सबके जो मॉडुलस का पीरियड होता है ना, ये सिंपल पाई के बराबर होता है। अक्सर वो पेशतर एमसीक्यूज के अंदर, नस्ट के अंदर ये क्वेश्चन बेतहाशा आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन के मॉडुलस का, कॉस के मॉडुलस का, सेक के मॉडुलस का, कॉसेक के मॉडुलस का जो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड है, वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है, हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड पीरियड के बराबर होता है। वाइल वाइल टेंजन और कॉट का पीरियड भी, हमारे पास टेंजन और कॉट का मॉडुलस के अंदर पीरियड किसके बराबर होता है, ये सेम पाई के बराबर ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास सिंपल, यानी कि टेंजन एक्स का और कॉट एक्स का जो मॉडुलस के अंदर पीरियड होता है, ये भी सिंपल पाई के बराबर रहता है। तो यहां पे हम लोगों ने एक एमसीक्यूज और क्या कवर कर लिया कि देखो साइन एक्स का, कॉसेक एक्स का, कॉस एक्स का, सेक एक्स का मॉडुलस के अंदर पीरियड क्या होता है, पाई। मगर टेंजन एक्स और कॉट एक्स का मॉडुलस के अंदर भी पीरियड क्या होता है, पाई ही रहता है। ओके, इसी तरीके से एक एमसीक्यूज मेरे पास और है, ये एमसीक्यूज भी अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा कि भाई देखो कभी भी अगर आपके पास, कभी भी अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी मेरे पास साइन की पावर के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, साइन एन एक्स, उसका पीरियड क्या होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाए कॉस की पावर में एन इंटू एक्स आ जाए, या हमारे पास क्या आ जाए, कॉसेक की पावर में एन, यानी कि कोई भी पावर आ जाए, पावर 2 पावर 3, तो उसको देख लेते हैं अभी। इसी तरीके से अगर हमारे पास कभी भी सेक की ऊपर कोई पावर आ जाए, लेट सपोज पावर एन है, तो इनकी पीरियड्स क्या होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये साइन के ऊपर कोई पावर आ रही हो, कॉस के ऊपर कोई पावर आ रही हो, सेक के ऊपर सिंपल कोई पावर आ रही हो, कॉसेक के ऊपर कोई पावर आ रही हो, इन सबके पीरियड होते हैं 2 पाई। इन सबके पीरियड होते हैं वही 2 पाई, अगर तो मेरा एन कैसी टर्म थी, अगर एन जो पावर आ रही है वो ऑड टर्म है। और
पीरियड मेरा पाई होगा उस सूरत के अंदर अगर तो मेरे पास जो पावर आ रही है वो कैसी आ रही है, इवन आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी भी आपसे कोई बंदा कह दे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बताओ, तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा? देखो पावर कैसी आ रही है, इवन, तो इवन पावर के ऊपर पीरियड क्या होगा, पाई के बराबर। लेट सपोज कोई बंदा मुझसे कहता है कि भाई कॉस की पावर 5x का पीरियड बताओ। देखो कॉस के ऊपर अगर पावर आ रही है आपके पास ऑड, या आपके पास साइन पे, कोसेक पे, सेक पे पावर आ रही है ऑड, तो उस सूरत में पीरियड क्या होगा, 2 पाई के बराबर। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछा जाता है, क्वेश्चन नस्ट के अंदर आ रहे होते हैं, आईबीए के अंदर आ रहे होते हैं, एनईटी के अंदर आ रहे होते हैं, इसीलिए हमें मालूम होने चाहिए कि भाई याद रखिएगा साइन, कॉस, कोसेक, सेक, इनके ऊपर कोई भी पावर आ रही हो, अगर तो पावर ऑड होगी तो पीरियड 2 पाई है, अगर पावर इवन होगी तो पीरियड क्या होगा, पाई के बराबर। वाइल ऑन दी अदर हैंड टेंजन और कॉट के लिए कॉट को देखूं तो भाई ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, टेंजन की पावर एक्स गिवन थी, पीरियड बताइए, या कॉट की पावर एक्स गिवन थी, पीरियड बताइए। तो याद रखिएगा टेंजन के ऊपर कोई भी पावर हो, कॉट पे कोई भी पावर हो, हमेशा पीरियड पाए ही रहेगा, पीरियड पा ही रहेगा, चाहे आपकी पावर इवन हो चाहे आपकी पावर ऑड हो, पीरियड में कोई चेंज नहीं आता। चाहे पावर इवन हो चाहे पावर ऑड हो, पीरियड में कोई चेंज नहीं होता। तो ये स्टैंडर्ड पीरियड्स हैं, आपको इन पीरियड्स को एटलीस्ट याद करना चाहिए। अभी मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि भाई लेट सपोज साइन 3x का पीरियड कैसे निकाला जाता है, साइन 4x का पीरियड कैसे निकालेंगे, साइन x डिवाइडेड बाय 2 का पीरियड कैसे निकालते हैं, टेंजन x डिवाइडेड बाय 2 का पीरियड कैसे निकालेंगे। मगर सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड पीरियड्स मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अपनी पूरी बात को रिवाइज कर देता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या दिया मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर सिंपल स्टैंडर्ड पीरियड्स को डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था कि बेटा देखो हमारे पास कभी भी सिंपल साइन हो, सिंपल कोसाइक हो, उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। पीरियड के मायने क्या है कि किस इंटरवल के बाद, एक छोटे से टाइम पीरियड के बाद जब एक वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर रही होगी। तो साइन और कोसेक के अंदर पीरियड का मतलब क्या है कि भाई साइन और कोसेक की वैल्यू कब रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, वो 360 डिग्री के बाद रिपीट करती है। तो साइन और कोसेक का पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर होता है। कॉस और सेक का पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर। यानी कि कॉस और सेक की वैल्यू कितने अरसे के बाद अपनी रिपीट करना स्टार्ट करती है, 360 डिग्री के बाद। टेंजन और कॉट का पीरियड किसके बराबर होता है बेटा, पाई के बराबर होता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम नेक्स्ट चीज को देखें तो भाई देखो हमारे पास सेकंड नंबर में मैंने क्या बताया, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको दिया, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे पास साइन एनएक्स आ जाए या कोसेक एनएक्स आ जाए, तो इनके पीरियड कैसे निकालोगे। देखो कोई भी टर्म अगर आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है तो आपके पास यानी कि स्टैंडर्ड अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहा, तो इसका पीरियड कैसे निकालोगे, साइन और कोसेक का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है आपने वो ऊपर रखा, और डिवीजन में जो भी वैल्यू आपके पास एंगल से मल्टीप्लाई हो रही थी यहां पे डिवीजन में चली गई। सिंपल तरीके से देखो कॉस एनएक्स का और साइक एनएक्स का पीरियड कैसे निकाला, सिंपल तरीके से ऊपर स्टैंडर्ड पीरियड रखा और डिवीजन के अंदर जो भी वैल्यू आपकी एंगल से मल्टीप्लाई हो रही थी डिवीजन में चली गई। इसी तरीके से देखो टेंजन एनएक्स का और कॉट एनएक्स का पीरियड कैसे निकाला, कि देखो जो भी वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो रही थी आपने डिवीजन में स्टैंडर्ड पीरियड से डिवाइड करवा दी। सिंपल इज दैट। याद रखिएगा कोई भी वैल्यू आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही होती है स्टैंडर्ड पीरियड से डिवाइड होती है, कोई वैल्यू आपके एंगल से डिवाइड हो रही होती है स्टैंडर्ड पीरियड से मल्टीप्लाई होती है। उसको मैं भी आगे चल के बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं अभी आपको, मगर अभी सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड पीरियड्स को देख रहे हैं। अच्छा दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट क्या दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत दफा नस्ट के अंदर आया हुआ है, कि साइन का, कोसेक का, कॉस का, सेक का डिटर्मिनेंट अगर मैं इसका क्या ले लूं, मॉडुलस ले लूं, तो मॉडुलस के ऊपर इसका पीरियड क्या होगा। याद रखिएगा साइन का, कोसेक का, सेक का, कॉस का, हमारे पास मॉडुलस के अंदर पीरियड क्या होता है, सिंपल पाई के बराबर। वाइल टेंजन का और कॉट का भी मॉडुलस के ऊपर पीरियड क्या होता है, पाई के बराबर होता है। सही है ना, टेंजन का तो खैर चेंज नहीं कभी हो रहा होता। ओके इसी तरीके से मैंने एक थर्ड कॉन्सेप्ट क्या दिया जो अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नस्ट के पेपर्स के अंदर आया हुआ है, यूटी के अंदर आया हुआ है, प्याज जीआई के आईबी में आया हुआ है। क्या होता है कि देखो बहुत दफा एग्जामिनर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पावर दे देता है, तो आपने हमेशा देखना है पावर ऑड है या इवन है। अगर तो साइन, कॉस, कोसेक और सेक के ऊपर पावर कैसी गिवन है, ऑड, तो फिर पीरियड क्या होगा, 2 पाई के बराबर। अगर तो पावर इवन गिवन है तो पीरियड क्या होगा, पाई के बराबर। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपसे कहता है सेक की पावर 6x का पीरियड बताओ, देखो पावर कैसी आ रही है, पावर आ रही है इवन, तो पीरियड क्या होगा, पाई के बराबर। लेट सपोज एग्जामिनर कहता है कि भैया कोसेक की पावर 11x का पीरियड बताओ, तो भाई अब की बारी में देखो पावर कैसी आ रही है, ऑड आ रही है, तो पीरियड क्या होगा मेरे पास, 2 पाई के बराबर। सही है ना भैया। इसी तरीके से देखो टेंजन की पावर कोई भी हो, टेंजन की लेट सपोज टेंजन के ऊपर पावर आपको 45 दे दीजिए, टेंजन 45x का पीरियड किसके बराबर होगा, पाई के बराबर ही होगा। कॉट की पावर 46 दे दी जाए, 11 दे दी जाए, 12 दे दी जाए, कॉट के ऊपर, टेंजन के ऊपर कोई भी पावर हो, इवन हो या ऑड हो, पीरियड पा ही रहेगा। सही है ना, ये बेसिक सी चीज हमने डिस्कस कर ली। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। अब जरा चलते हैं कि भाई क्या होगा अगर मेरे पास इन क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चंस आ जाएं, यानी कि अगर मेरे पास कोई एब्नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इन एंगल्स के अलावा कोई और एंगल्स आ जाए, उस सूरत के अंदर हम पीरियड कैसे निकालते हैं उसको जरा समझ लेते हैं जल्दी से। जनरल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनके अलावा किसी भी तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसका पीरियड कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान सी शॉर्टकट है भाई। पीरियड निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, इसको जरा एक शॉर्टकट को अपने जहन में रखो, मैथमेटिक्स शॉर्टकट है।
ये शॉर्टकट हमसे क्या कहता है? ये शॉर्टकट हमसे कहता है कि पीरियड ओनली डील विद द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ एन एंगल। यानी कि जो पीरियड होता है ना, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक एंगल के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से डील करता है। पीरियड हमेशा किससे डील करता है? एंगल के मल्टीप्लीकेशन, एंगल के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से, एंगल के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से। सही है ना भाई? कि पीरियड हमेशा किससे डील करेगा? एंगल के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी अगर तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ हो, उसे तुम डिवाइड करवा दोगे। कभी भी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कोई टर्म लिखी हुई हो, उसको हमेशा क्या करवा दो? डिवाइड करवा दो। और अगर कोई वाइस वर्सा डिवीजन की फॉर्म में कोई टर्म लिखी हुई हो, उसको हमेशा क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। इसके मायने क्या होते हैं बेटा? इसके मायने में भी आपको समझाऊंगा। ये शॉर्टकट है। क्या है चीज है, अभी समझते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे पेपर में क्वेश्चन देता है कि साइन 3x का पीरियड बताइए। अब देखो जरा बात समझिएगा, बात बड़े मजे की करने वाले हैं। कि देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, साइन 3x का पीरियड एग्जामिनर मांग रहा है। पेपर में क्वेश्चन बेतहाशा आए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि साइन 3x का पीरियड बताइए। अब मुझे ये बात मालूम है कि सिंपल साइन के फंक्शन का पीरियड क्या होता है। सबसे पहले वो लिखो कि सिंपल साइन के फंक्शन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई के बराबर। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई पीरियड जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की फॉर्म में वर्किंग करता है। यानी कि देखो, अगर तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कोई नंबर आ रहे, तो तुमने क्या करवा देना है? इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा देना है। 3 यहां पे क्या हो रहा है? एक्स से एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि साइन 3x का पीरियड क्या बन गया? 2 पाई बाय 3 बन गया। क्या बन गया? 2 पाई बाय 3 बन गया। सिंपल इज डेट। कोई बच्चा बोलता है सर ये कैसे किया आपने, दोबारा बताएं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, cos x डिवाइडेड बाय 4। आसान सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? cos x डिवाइडेड बाय 4। एग्जामिनर मुझसे कहता है बताइए इसका पीरियड क्या होगा। देखो पीरियड निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, सबसे पहले इसका जर्नल पीरियड लिख दो। जर्नल पीरियड मैं आपके सामने लिख चुका हूं। भाई कॉस का जर्नल पीरियड क्या होता है? कॉस का नॉर्मल पीरियड क्या होता है? 2 पाई के बराबर। किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर। अब देखो यहां पे तुम्हारे पास एंगल के साथ कोई वैल्यू आ रही है। सही है ना? ये 2 पाई तो सिंपल कॉस का पीरियड होता है। हमें तो क्या गिवन था? कॉस एक्स पाई बाय 4। हमें क्या करना पड़ेगा? इसे कन्वर्ट। तो एक्स पाई बाय 4 को क्या करेंगे? चेंज। तो ये 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैंने क्या कहा? अगर एंगल के साथ कोई टर्म डिवाइड हो रही है, दूसरी जाके क्या हो जाएगी? अगर एंगल के साथ कोई टर्म डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या बन गया? 4 2 8 पाई के बराबर। किसके बराबर? 4 2 8 पाई के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बताइए भाई इसमें क्या मसले की बात है? कोई प्रॉब्लम की बात? सिमिलरली इसको मैं थोड़ा सा और हम एडवांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बड़ा मजे का मैंने आपके सामने लिखा था। आई होप ये सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा। क्या कह रहा है एग्जामिनर? देखो एग्जामिनर कह रहा था टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय 3। एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मिल जाएगा, एनईडी के अंदर, आईबीए के अंदर, दाऊद के अंदर, मेहरान के अंदर, नस के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, यूईटी के अंदर। बेसिक क्वेश्चन है, आपके इंटर साइड पे से अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जरा आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। कि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है? टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब यहाँ पे पीरियड क्या होगा? देखो टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय 3 का पीरियड किसके बराबर होगा मेरा प्यारा बेटा? बहुत सिंपल सी चीज है कि देखो टेंजेंट का ओरिजिनली पीरियड क्या होता है? टेंजेंट का ओरिजिनली जो पीरियड होता है हमारे पास, वो होता है पाई के बराबर। किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। सिंपल ओरिजिनल पीरियड लिख दिया। अब जरा यहां पे इस चीज को देखो, ये जो टर्म है तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है। हमें तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकालना है ना, हमें तो टेंजेंट 2/3x का पीरियड निकालना है। तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल इज दैट। सेम कॉन्सेप्ट है। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है? कि देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो 2 आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है? अपने ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड लिखना है। टेंजेंट का पीरियड किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। अब आपने ये देखना है कि यार चूंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जिस चीज का पीरियड निकालने दिया है वो सिंपल टेंजेंट नहीं है, वो टेंजेंट 2/3x है। तो उसका पीरियड कैसे निकालेंगे? जो भी चीज आपके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे आके डिवाइड हो जाएगी, जो टर्म डिवाइड हो रही है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल इज दैट। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। अच्छा भाई अब यहां पे देखो,
अक्सर बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये टू का क्या करना है। ये क्वेश्चन लिटरली बड़ा ब्रिलियंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फास्ट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन नस्ट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूईटी साइड पे भी आया हुआ है, यूईटी ने इस क्वेश्चन को बहुत पूछा है लिटरली। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, एक तो हमारे फनकार किस्म के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे इस टू से टू को क्या करवा देंगे, कैंसिल आउट करवा देंगे। वो बच्चे होते हैं लेजेंड कैटेगरी के, यानी कि ट्यूशन वाली बाजी से भी ऊपर की चीज होते हैं वो। तो भाई खुदारा आपने फनकारी नहीं करनी, ये टू जो है ये बाहर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू में एक्स डिवाइडेड बाय टू इज एन एंगल टर्म, इज एन एंगुलर टर्म, तो आपने उसको छेड़ना नहीं है। आपने काम क्या करना है, देखो आपसे एग्जामिनर कह रहा है इसका पीरियड बताओ, तो बेटा टू तो कांस्टेंट टर्म है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। जो बाहर वाला टू है ना भाई, ये सिंपल साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो हाँ हाँ, कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही हो तो पीरियड पे असरअंदाज नहीं होती, तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। ऑन दी अदर एंड हमें क्या निकाल लेंगे, सिंपल साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू का पीरियड। क्या पीरियड होगा भाई, साइन का अपना ओरिजिनल पीरियड क्या होता है, टू पाई के बराबर, और एक्स डिवाइडेड बाय टू में देखो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, टू टू जार फोर पाई के बराबर, क्या बन जाएगा, फोर पाई के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आ रहे थे ना बेटा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। ये क्वेश्चंस तो हमारे पास बिलियन डॉलर्स के क्वेश्चंस हैं, बिलियन डॉलर्स के, पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर जाएगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिलियन बिलियन डॉलर्स के क्वेश्चंस। अब देखो इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है। पहले वाला क्वेश्चन आपसे कहता है साइन टू एक्स प्लस का वन, और दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कॉस फोर एक्स प्लस का थ्री। सर ये वाले क्वेश्चन तो सर इजी नहीं है सर, इसको कैसे करें। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पीरियड की ओरिजिनल जनरल टर्म मालूम होनी चाहिए। भाई पीरियड की ओरिजिनल जनरल टर्म क्या होती है, जरा इसको देख लीजिएगा। हमारे पास किसी भी दुनिया के पीरियड की जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने लिखता हूं एफ एक्स, यानी कि फंक्शन बराबर है, एफ एक्स इसके बराबर है ए का ए, साइन का साइन, इंटू बी एक्स प्लस के सी के बराबर। देखो पीरियड क्या है, इसके अंदर से हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपल्स क्यों करवाई, ताकि आप एटलीस्ट सबसे पहले पीरियड को देख सको, पीरियड को पहचान सको। अब आप इन तमाम एग्जांपल से एक चीज तो अखज़ कर सकते हो कि पीरियड हमारे पास किस चीज को हम कह रहे होते हैं, या फिर पीरियड बनाने के लिए क्या चीज यूटिलाइज कर रहे होते हैं। देखो पीरियड बनाने के लिए हमने इन तमाम एग्जांपल्स में किस चीज को यूटिलाइज करा, उस टर्म को जो मेरे एंगल के साथ था, उस टर्म को जो मेरे एंगल के साथ था, उस टर्म को जो मेरे एंगल के साथ था। तो भैया गौर से देख के बताओ यहां पे पीरियड भी क्या होगा, जाहिर सी बात है बी होगा। तो भाई बी हमारे पास क्या होता है, ये पीरियड नहीं होता, पीरियड बनाने में इस्तेमाल होता है, सही है ना। व्हाट इज बी हियर, बी यहाँ पे वो टर्म है जो पीरियड बनाने में इस्तेमाल होगी। अब ये ए और सी क्या होता है बेटा, ए और सी हमारे पास किसी भी ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी को, मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करने के लिए यूटिलाइज होता है, जिसको आगे चल के देख रहे होंगे, जो आगे हमारे पास एम्पलीट्यूड के अंदर यूटिलाइज होगा, जो आगे हमारे पास फेस फंक्शन में यूटिलाइज होगा, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे भी इस फॉर्मूले को बार बार डिस्कस कर रहे होंगे। बहरहाल पीरियड को यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा था कि देखो पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। पीरियड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि स्टैंडर्ड पीरियड, स्टैंडर्ड पीरियड, यानी कि पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है ना, उसका स्टैंडर्ड पीरियड, और चूंकि यहां पे ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ये सिंपल सा पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो यहां पे बी जो है ये जाती तौर पे पीरियड नहीं है। अक्सर बच्चों से मैं गलती सुनता हूं, अक्सर बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके, बहुत ही अच्छे बच्चे, नस के अंदर 140 प्लस का स्कोर है, 150 प्लस का स्कोर है, मगर उनसे भी मैंने गलती पता है क्या सुनी है, उनसे मैंने गलती सुनी है, वो कहते हैं सर बी पीरियड है। अबे भाई बी पीरियड नहीं है, बी वो चीज है जो पीरियड निकालने में यूटिलाइज्ड होगी। पीरियड का ओरिजिनली फॉर्मूला क्या होता है, पीरियड बनाने का यहां से फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड पीरियड, यानी कि जो भी साइन का स्टैंडर्ड पीरियड है। और डिवीजन का सिंबल क्यों आया, क्योंकि देखो बी यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए पीरियड बनाते हुए डिवीजन में चला जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। आई होप अब ये बात सुन के कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आया तो ये दो क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ना, ये बिलियन डॉलर्स के क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं। नीचे वाले क्वेश्चन हाइड कर दो बेटा, वो ट्रिलियन डॉलर्स के हैं, उनके ऊपर हम बाद में जाएंगे, सही है ना। अच्छा अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था, साइन टू एक्स प्लस का वन। अब अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर ये साइन टू एक्स प्लस का वन आ रहा है, सर इसमें से पीरियड कैसे निकालें। तो भाई ये जो एग्जाम्पल मैंने करवाई नहीं, इसीलिए करवाई थी, इसीलिए क्यों करवाई थी अब जरा समझो। देखो मैंने आपसे क्या कहा, पीरियड निकालने में पीरियड का ताल्लुक
किस टर्म से होता है? उस टर्म के साथ होता है जो तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पे देखो तुम्हारे फंक्शन से तुम्हारे एंगल से क्या टर्म मल्टीप्लाई हो रही है? सिर्फ 2। तुम्हारा काम सिर्फ इससे है, तुम इस प्लस के 1 को भूल जाओ, ये इससे तुम्हारा भी काम नहीं है, सही है ना? ये अलग चीज है, ये फेस फंक्शन फेस शिफ्ट निकालने में यूटिलाइज करते हैं वर्टिकल शिफ्ट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के ऊपर। अभी फिलहाल तुम्हारी मैंने क्या बात करी? हमने बात करी कि भाई वो टर्म जो मेरे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही हो, वो टर्म मेरे जो एंगुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है, उसका पीरियड निकालने में काम आता है। तो भैया इसका पीरियड क्या होगा इस पूरे फंक्शन का? इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा साइन का पीरियड। ओरिजिनली क्या होता है? स्टैंडर्ड पीरियड क्या है साइन का? साइन का स्टैंडर्ड पीरियड है 2 पाई के बराबर। और देखो ये जो 2 है यहाँ पे x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हमने क्या बात करी थी? अगर टर्म मल्टीप्लाई होगी तो भाई पीरियड निकालने में क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो यानी कि इस पूरे फंक्शन का पीरियड किसके बराबर है? पाई के बराबर है। अब हो सकता है किसी बच्चे के मासूम से बच्चे के जहन में क्वेश्चन आ रहा हो, सर साइन का तो पीरियड 2 पाई होता है, सर टेंजेंट का तो पीरियड पाई होता है, तो यहाँ पे 3 पाई बाय 2 क्यों आ रहा है? या हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ जाए, सर साइन का तो पीरियड 2 पाई होता है, तो यहाँ पे 4 पाई कैसे आया? या फिर सर कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, यहाँ पे 8 पाई कैसे बना? हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ जाए। तो बेटा ये कैसे बन रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो साइन का ओरिजिनल पीरियड 2 पाई है। साइन की अपनी वैल्यू अगर सिंपल साइन थीटा हो, सिंपल कॉस थीटा हो, उसकी वैल्यू 360 के बाद रिपीट करना स्टार्ट करती है। तो यहां पे ये भी तो देखो ना, ये साइन पे फनकारी हुई भी है। साइन 3x है, ये फंक्शन क्या है? ये सिंपल साइन नहीं है, साइन 3x है। सिमिलरली ये सिंपल कॉस नहीं है, कॉस x पाई बाय 4 है। ये सिंपल टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट 2 पाई बाय 3x है। ये सिंपल साइन नहीं है, साइन x पाई बाय 2 है। तो हो सकता है किसी के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा हो, एक अच्छे बच्चे के जहन में आना चाहिए। मैं समझता हूं जब मैं आपके लेवल के ऊपर था या आप मेरे लेवल के ऊपर हो, तो भाई आपको ये चीज आपके जहन में बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उसको भी आई गेस एक्सप्लेन कर दिया कि बेटा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हम सिंपल साइन की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल कॉस की बात नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या आ गया? वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज के अंदर आया हुआ है। यूईटी के अंदर, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, मेहरान के अंदर, दाऊद के अंदर, एनईडी के अंदर। क्या कहता है? कहता है cos 4x डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 3। अब बच्चा परेशान हो गया हमारा, बच्चा कहता है सर इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पीरियड के अंदर सिर्फ रट्टे मार के चले जाते हैं। कॉस का पीरियड, सर ये कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, यही आंसर होगा। अरे भाई ये आंसर नहीं है, तुम्हें सिंपल कॉस का तुमसे पीरियड नहीं मांगा, किसका पीरियड मांगा है? cos 4x बाय 3 प्लस के 3 का पीरियड मांगा है। अब कैसे सॉल्व करोगे इस पीरियड को? बहुत सिंपल है कि देखो स्टैंडर्ड पीरियड कॉस का क्या होता है वो लिख दिया आपने। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा स्टैंडर्ड पीरियड लिखा करो, लिख दिया। अब देखो तुम्हारा एंगल के अंदर वो टर्म क्या है जिससे चीजें मल्टीप्लाई हो रही है? तुम्हारा एंगल के अंदर फंक्शन क्या है? एक्स आ रहा है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है। तो देखो एक्स से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है। तो भाई पीरियड में जाते जाते क्या बन जाएगा? जो टर्म डिवाइड हो रही होती है वहां पे जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। और जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है वहां पे जाके क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। यानी कि तुम्हारा पीरियड क्या बन गया? 2 1 जार 2 2 2 जार 4। क्या बन गया? 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर। क्या बन गया बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। दो क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो यहां पे एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। बहुत सारे बच्चों ने एटलीस्ट चलो आधा काम तो सही किया, मगर अफसोस की बात यह है कि बेटा एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर कोई बंदा आपकी सॉल्यूशन नहीं देखेगा। किसी बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने सॉल्यूशन में कितनी मेहनत करी, क्योंकि जब आप एप्टीट्यूड के एग्जाम में अपेयर होगे ना, आपको हर एग्जाम में रफ शीट दी जाएगी। आप नस्ट के एग्जाम में इधर अपेयर होते हो, आप इधर फास्ट के एग्जाम में अपेयर होते हो, आप एनईटी के एग्जाम में अपेयर होते हो, आपको रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी। मगर वो रफ शीट उसी वक्त फाड़ दी जाएगी जब आप पेपर छोड़ के चले जाओगे ना। आप अगर कंप्यूटराइज टेस्ट दो या अगर आप रिटन बेस्ड टेस्ट भी दोगे, तो रफ शीट जो होती है वो कोई एग्जामिनर चेक नहीं कर रहा होता, वो फाड़ दी जाती है बाद में, वो जला दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, तल्फ कर दी जाती है। आपको वापस भी नहीं मिलती वो, कहेंगे क्योंकि बच्चों के जो पास पेपर से क्वेश्चंस होते हैं ताकि निकाल ना दे बच्चे। मगर बच्चों से खैर फिर भी निकाल लिए जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चे जब वापस आके हमें क्वेश्चन बताते हैं तो उसके ऊपर हम पास पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि भाई आप किसी भी एग्जाम में अपेयर होगे, कोई भी बंदा आपका सॉल्यूशन तो देखेगा नहीं। तो बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर 5 पाई आंसर है या 3 पाई आंसर है। बेटा गलत है कहा आपने। क्यों? आइए बताता हूं। हमेशा याद रखिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी आपके पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हो, तो आप दोनों के पीरियड्स को इंडिविजुअली निकालोगे और फिर क्या करोगे? हमेशा फिर एलसीएम लोगे। क्या करोगे? फिर हमेशा एलसीएम लोगे। अगर कभी भी आपको दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, आपसे कहा जाता है या दो से ज्यादा आ जाएं, भाई 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, आपने फिर क्या लेना होता है? हमेशा उनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्या होता है? क्लास 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसे कहते हैं एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। कैसे लेंगे?
आसान सी चीज है, अभी बता दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन नस्ट में बहुत आया हुआ है, इनफैक्ट दोनों तरह के क्वेश्चन ही नस्ट में, फास्ट में, आईबी में बहुत आए हुए हैं, एनईडी में बहुत आए हुए हैं। ये वो क्वेश्चन होता है जिसको देख के अक्सर बच्चा भाग जाता है, अटेम्प्ट ही नहीं करता, हालांकि मुफ्त के नंबर है। कैसे? देखो पहले वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का टेंजेंट x का पीरियड बताइए। अब देखो पीरियड कैसे निकालना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आसान सा काम है भाई, दोनों का इंडिविजुअल पीरियड निकालो। cos x डिवाइडेड बाय 2 का पीरियड क्या होगा? देखो cos का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई के बराबर, और यहाँ पे 2 देखो क्या हो रहा था, एंगल से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन गया, cos x डिवाइडेड बाय 2 का पीरियड 4 पाई बन गया। टेंजेंट x का पीरियड क्या होता है भाई, टेंजेंट x तो सिंपल फॉर्म में गिवन है, टेंजेंट x का पीरियड क्या होगा, टेंजेंट x का पीरियड होगा हमारे पास सिंपल पाई के बराबर। यानी कि देखो हमारे पास इन दोनों टर्म्स के पीरियड क्या आ गए, 4 पाई और पाई। अब देखो इनको आपस में ऐड नहीं करना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऐड नहीं करना। प्लस का साइन भी लगाओ तब भी ऐड नहीं करना भाई। अगर आपको कंबाइंड पीरियड निकालना है, दोनों टर्म्स का पीरियड निकालना है, तो पीरियड निकालने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर देखो एक वैल्यू मेरे पास अगर 4 आ रही है और एक वैल्यू 1 आ रही है, तो 4 और 1 में से एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा बेटा, 4 पाई वाली टर्म मेरा एलसीएम होगी, 4 पाई मेरा आंसर होगा। सर ये 4 पाई आंसर क्यों आया, क्योंकि देखो मेरे पास एक 1 है एक 4 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हम क्या उठाते हैं कि भाई ऐसी वैल्यू जिसके अंदर हमारे पास ज्यादा अब क्या बन रहे हो, मल्टीपल्स आ रहे हो। ये तो 4 और 1 में से बड़ा कौन सा है, 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो आ रही थी हमने उसको उठा लिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं तो अलग से मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर दूंगा एलसीएम की वीडियो को डिजाइन करके, आप वहां से एलसीएम के पार्ट को कवर कर सकते हो कि एलसीएम होता क्या है। इसके डिफरेंट सारे क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वो कवर करवा रहूंगा। क्योंकि एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएफ हो गया, हमारे पास अक्सर जो यूनिवर्सिटीज होती है ना सीएस वाली, जैसे फास्ट हो गई, फास्ट की बेसिक मैथ्स में बहुत पूछा जाता है। आईबी हो गई, आईबी की बेसिक मैथ्स में बहुत पूछा जाता है। नस्ट हो गई, नस्ट की बेसिक मैथ्स में बहुत आ रहा होता है, स्पेशली बिजनेस स्कूल वाली साइड के ऊपर। हबीब के एचयू टॉप्स हो गए, उसमें बहुत आता है। एनईडी टिपिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में नहीं आता, नस्ट के इंजीनियरिंग वाले नेट में भी नहीं आएगा एलसीएम का टॉपिक, मगर आप अगर कर लोगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली यहां पर आओ, अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। देखो मेरे पास एक आ रहा है साइन 2x, दूसरा आ रहा है कॉस एक्स। एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, अगेन दोनों का आपको क्या निकालना है, पीरियड निकालना है, आपको कंबाइंड पीरियड लेना है। हमेशा याद रखो कंबाइंड पीरियड लेने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, दोनों को पहले इंडिविजुअल पीरियड ले लो। भाई साइन 2x का पीरियड क्या होगा, अल्लाह के वास्ते भाई साइन 2x का पीरियड किसके बराबर होगा, भाई देखो साइन 2x का पीरियड होगा, साइन का ओरिजिनली पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर। साइन के फंक्शन का ओरिजिनली पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर। और ये 2 जो यहाँ पे हमारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जार कट गया और सिंपल क्या बच गया, पाई बच गया। प्लस का साइन रेडिस का रेडिस। कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है भाई, कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई के बराबर। कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर। अक्सर बच्चों ने मुझे जवाब दिया सर आंसर 3 पाई होगा। अरे भाई 3 पाई नहीं होगा। पीरियड कभी भी याद रखिएगा, एक से ज्यादा टर्म्स का पीरियड लेने के लिए आ जाए, एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड लेने के लिए आ जाए, हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो देखो 1 पाई और 2 पाई में से हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। देखो एलसीएम के अंदर हमेशा हम क्या देखते हैं, एक ऐसी टर्म जिसके ज्यादा मल्टीपल बनाए जा सकते हो। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 2। 2 जो हमारे पास है ये हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल तरीके से 2 पाई हो जाएगा। यानी कि साइन 2x प्लस कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 पाई के बराबर। सही है ना भाई। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे को परेशान करने के लिए आ जाता है, बट खुदारा आपने इससे परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सी चीज है। आई होप अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात जल्दी से हम मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट के ऑप्शन। यहाँ पे हमने एक छोटी सी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। क्या कॉन्सेप्ट था कि देखो अगर हमारे पास ये दो पर्टिकुलर फंक्शंस आ रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, बड़ा पीरियड क्यों ले रहे हैं भाई। देखो सिंपल सी चीज है कि देखो cos x बाई 2 का लेट सपोज अगर पीरियड 4 पाई आ रहा है और टेंजन x का पीरियड पाई आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या है कि टेंजन x की वैल्यू पाई के बाद रिपीट कर रही है और cos x बाई 2 की वैल्यू 4 पाई के बाद रिपीट कर रही है। तो कंबाइंड पीरियड क्या होगा भाई, बड़ी वैल्यू क्या है, 4 पाई। यानी कि हम जब एलसीएम लेंगे तो भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बड़ी वैल्यू क्या है, 4 पाई। इसके मायने क्या हुए, इसके मायने ये हुए कि देखो cos x बाई 2 का जो पीरियड है 4 पाई, उसमें टेक्निकली टेंजन x का पीरियड ऑलरेडी कवर है। तो जाहिर सी बात है ना भी कंबाइंड पीरियड क्या होगा, बड़ी वाली के बाद से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा।
सिंपल इज दैट। तो cos x by 2 का पीरियड क्या आ रहा होगा 4 पाई, यानी कि 4 पाई वो पीरियड है जिसके बाद ये दोनों टर्म्स के पीरियड्स क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो कंबाइंड पीरियड क्या होगा 4 पाई होगा। हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऐड अगर कर दिया तो 5 पाई बन जाएगा। भाई 4 पाई तो cos x का पीरियड था, टेंजन x का पीरियड पाई था, तो 5 पाई तक थोड़ी जा सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, पीरियड इज अ वेरी सिंपल थिंग। आप कर क्या रहे हो, आपने पहले इंडिविजुअल पीरियड्स निकाले और उसके बाद आपने सिंपल एलसीएम बेस देख लिया, यानी कि आसान भाषा में आपने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी को देखा और उसके बाद वो उसका पीरियड है। सही है? बड़ी मजे का क्वेश्चन है हमारे पास, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन। एम्पलीट्यूड हमारे पास एक सेकंड टॉपिक आता है आज की क्लास में, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड क्या कहता है, देखो एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है कि हमारा जो कर्व है, हमारा जो ग्राफ है, वो वाई एक्सिस के ऊपर वर्टिकली कितना एक्सटेंड होगा। क्या कहा मैंने, जरा बात समझिएगा। एम्पलीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस आपको बेतहाशा यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलेंगे क्योंकि बड़ा टेक्निकल मजे का कॉन्सेप्ट है। क्या कहा मैंने, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ विच टेल्स that how much our graph will extend on either y axis or vertically। यानी कि एम्पलीट्यूड बेसिकली वो क्वांटिटी है, जिस तरह पीरियड वो क्वांटिटी था जो हमें बताता था कि तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना एक्सटेंड होगा। आसान भाषा में एम्पलीट्यूड वो क्वांटिटी है जो हमें ये बात बताती है कि मेरा ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर, मेरा ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड होगा। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, कि हाउ मच आवर ग्राफ विल एक्सटेंड ऑन दी वाई एक्सिस। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरी चीज है कि एम्पलीट्यूड चूंकि वर्टिकली एक्सटेंशन पे डील करता है, तो ये सिर्फ साइन और कॉस, ये सिर्फ साइन और कॉस और इनके रेसिप्रोकल्स यानी कि कॉसेक और सेक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप कभी भी एम्पलीट्यूड को टेंजन पे अप्लाई नहीं कर सकते। द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट टेंजन 90 क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना। टेंजन 90 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, नॉट पॉसिबल वैल्यू है। सिमिलरली मैंने क्या कहा कि भाई एम्पलीट्यूड जो होता है ये सिर्फ साइन और कॉस पे पॉसिबल है, ये सिर्फ साइन और कॉस पे पॉसिबल है। इस जुमले को जरा मार्क करिएगा, भी मैं इसके क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा क्यों क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले नंबर पे हमने क्या बात डिस्कस कर ली, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड वो क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि हमारा ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड होगा, वर्टिकली मेरा ग्राफ कितना एक्सटेंड होगा। इस क्वांटिटी को जो चीज बताती है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड सिर्फ साइन और कॉस पे पॉसिबल है, टेंजन का एम्पलीट्यूड नहीं लिया जा सकता क्योंकि टेंजन 90 के ऊपर क्या हो जाता है, वर्टिकल के ऊपर इंफिनिटी यानी कि नॉट पॉसिबल बन रहा होता है। अब एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए का a इंटू टिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि टिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो नंबर लिखा होता है उसका उसका मॉडुलस इज बेसिकली एन एम्पलीट्यूड। क्या कहा, दोबारा बात समझिएगा कि किसी भी टिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो नंबर लिखा होता है, जो कांस्टेंट लिखा हुआ होता है, उसका जो मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। बात को समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर आ जाता है, एग्जामिनर कहता है बताइए 5 sin x के अंदर एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब देखो एग्जामिनर तुमसे पूछना क्या चाहता है, पहले बात समझो। एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास 5 sin x आ रहा है। 5 sin x का मतलब क्या है कि भाई एग्जामिनर चाह रहा है कि बताओ एम्पलीट्यूड क्या है, तुम्हारा जो 5 sin x का ग्राफ बनेगा ये y एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड करेगा, हमें बात बतानी है। तो भैया कैसे निकालोगे, सिंपल है, तुम आपने कुछ भी नहीं करना। एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ नंबर लिखा हुआ है उसका आप मॉडुलस ले लोगे। तो भैया मॉड 5 क्या होगा, सिंपल 5 के बराबर, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। सिमिलरली लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू नेगेटिव का 6 इंटू कॉस एक्स। अगर एग्जामिनर मुझसे पूछता है कि भाई y इज इक्वल टू नेगेटिव 6 इंटू कॉस एक्स के अंदर बताइए एम्पलीट्यूड क्या है आपका, तो देखो एम्पलीट्यूड निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपकी कॉस के साथ मल्टीपल की फॉर्म पे होती है, कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, कांस्टेंट वैल्यू हमारा क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस में गलती कर देंगे, ऑप्शन में एक आंसर गिवन होगा नेगेटिव का 6 भी, एक आंसर गिवन होगा प्लस का 6, अक्सर बच्चे नेगेटिव 6 पे टिक करके आ जाएंगे। अल्लाह के वास्ते एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो भैया एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास डिस्टेंस है ना भाई,
तो क्या होगा एम्पलीट्यूड हमारे पास भाई, -6 का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, यानी कि -6 का हमारे पास मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव का 6 होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 6 के बराबर होगा। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे जहन में, x डिवाइडेड बाई 2 + 5 का पीरियड क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको एग्जामिनर किसी भी किस्म का मंजन कराने की कोशिश करे ना, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इस तरह की वैल्यू को देख के बड़े परेशान हो जाएंगे। वो बोलेंगे सर पीरियड तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो 4 के बराबर होगा। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा कि बेटा टेंजन का कोई भी एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता, पीरियड हो सकता है, टेंजन का एम्पलीट्यूड नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है भाई, टेंजन वर्टिकल के ऊपर स्ट्रेच तो किया जा सकता है मगर कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड नहीं होता। वर्टिकली कितना स्ट्रेच स्ट्रेच होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि टेंजन 90 पे क्या होता है, टेंजन 90 इंफिनिटी के बराबर होता है ना भैया। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, टेंजन का पीरियड के टेंजन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, टेंजन का एम्पलीट्यूड हमेशा 0 के बराबर होता है, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट भी आप कह सकते हो अगर वहां पे लिखा हुआ आ जाए। वरना क्या नॉर्मली कहा जाता है, टेंजन का एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हाँ अगर एग्जामिनर आपसे उसका पीरियड पूछे तो पीरियड क्या होगा, पीरियड निकाला जा सकता है भाई, टेंजन का ओरिजिनली पीरियड क्या होता है, पाई के बराबर होता है। तो यहां पे अगर एंगल से 2 डिवाइड हो रहा है तो यहां पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पीरियड क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा मेरे पास 2 पाई के बराबर, मगर कभी भी एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता टेंजन का। ये बड़ा बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, खुदारा आपको लाजमी तौर के ऊपर मालूम होना चाहिए। ये बात पल्ले पड़ती है, कोई मसले की बात इसके अंदर क्लियर होती है भाई, टेंजन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि टेंजन 90 वर्टिकली आपको मालूम है क्या होता है, इंफिनिटी, आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट पॉसिबल होता है, सही है ना भैया। कॉन्सेप्ट एक आ रहा होता है, वो आता है ग्राफ्स का। अब देखो हमें ग्राफ्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमने भी पीरियड को भी डिस्कस कर लिया, एम्पलीट्यूड को भी डिस्कस जब कर लिया, तो अब मैं आपके सामने सिंपल बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को डिजाइन करूंगा और फिर समझेंगे यार यहाँ पे पीरियड कैसे फॉर्म कर रहा होता है, पीरियड कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, आगे चल के वो भी देख रहे होंगे। मगर सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यार बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं, तो आपको बेसिक ग्राफ्स एटलीस्ट मालूम होने चाहिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं। देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ आता है, तो देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे फॉर्म होता है कि अगर मैं आपके सामने यहां पे लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया मेरे पास नेगेटिव का π/2, इधर हमारे पास आ रहा होगा पॉजिटिव के एक्स एक्सिस के अंदर प्लस का π/2, इधर मैं आपके सामने लिख देता हूं सिंपल पॉजिटिव का पाई और इधर मैं लिख देता हूं नेगेटिव का पाई। सही है ना, हमें मालूम है साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है 1 और -1 के दरमियान। इसका मतलब क्या है, साइन एक्स मैक्सिमम मिनिमम कितना जा सकता है, 1 और -1 पे। सही है, तो अब देखें साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे करके फॉर्म हो रहा होता है हमारे पास, साइन एक्स का जो ग्राफ फॉर्म होता है बेटा वो कुछ ऐसे करके फॉर्म होता है हमारे पास। ये हमारे जो ग्राफ जो आ रहा होता है किसका आ रहा होता है, साइन एक्स का। मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया, अगर आप इस ग्राफ को अब देखो तो ये देखो मैक्सिमम कहां पे जा रहा है, जाहिर सी बात है मैक्सिमम +1 पे जा रहा होगा और नेगेटिव किस पे जा रहा होगा, जो मिनिमम जा रहा होगा -1 पे जा रहा होगा। अच्छा अब देखो ये ग्राफ की खास बात क्या होती है, देखो ये नेगेटिव के 180 से स्टार्ट होके एक पूरा लूप जो ले रहा है प्लस के 180 तक ले रहा है, यानी कि पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। अब देखो साइन के ग्राफ को आपने रटना नहीं है, देखो ग्राफ बनाने का मकसद क्या, बेसिक बातों को समझ सको कि देखो हमें मालूम होता है कि साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन π/2 बराबर होता है +1 के। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा ये आगे बना हुआ है, इसको अगर मैं शो करवाऊं तो इसीलिए अगर आप गौर से देखोगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ये मैक्सिमम किसके ऊपर जा रहा है, देखो ये मैक्सिमम जो जा रहा होगा ना π/2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि प्लस के π/2 के ऊपर ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा और नेगेटिव के π/2 के ऊपर यहाँ से नेगेटिव के ऊपर मैक्सिमम के ऊपर होगा। इसको आप इधर कंसीडर कर लो, ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा, असल चीज क्या आपको समझाना है कि देखो नेगेटिव के π/2 के ऊपर ये यहाँ पे मैक्सिमम के ऊपर होगा, इस साइड के ऊपर या हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा, सही है ना। और हमें बात मालूम है साइन 180 डिग्री ऑब्वियसली 0 के बराबर होता है, देखो यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी इसने चलना स्टार्ट किया था। तो ये बेसिकली जो मेरे पास कर्व आ रहा होता है, ये बेसिकली जो मेरे पास स्ट्रक्चर आ रहा होता है किसका आ रहा होता है, ये आ रहा होता है हमारे पास साइन का। किसका स्ट्रक्चर आ रहा होता है, साइन का। साइन का एरिया कभी भी 1 और -1 से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, वो इन्हीं के दरमियान खेलेगा, वो हमेशा क्या करेगा बेटा, इन्हीं के दरमियान खेलेगा, सही है ना। बेसिक स्ट्रक्चर आ गया साइन का। अच्छा इसके बाद जो हमारे पास ग्राफ आ रहा होता है कॉस एक्स का आ रहा होता है। आपको ये ग्राफ क्यों मालूम होना चाहिए बेटा, आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्राफ में हो क्या रहा है, सही है ना भाई, इसलिए मैं साथ से छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। अच्छा अब देखो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है। कॉस एक्स के ग्राफ के लिए हमारे पास सिंपल तरीके से अगेन मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। इधर मैं कई तरीके से फॉर्म हो रहा होता है, कॉस का जो ग्राफ होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा होता है, सही है ना। ये जो ग्राफ होता है कॉस का होता है। अब देखो इस कॉस के ग्राफ की खास बात क्या होती है, इधर मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव का π/2, इधर मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव का
पाई बाय 2 इधर, सही है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कह देता हूं मेरे पास इधर आ रहा है नेगेटिव का पाई और इधर मेरे पास आ रहा होगा प्लस का पाई। अब देखो इस ग्राफ की खास बात क्या है, हमें मालूम है कॉस एक्स की भी रेंज क्या होती है, 1 और -1 के दरमियान होती है, एक बात तो कंफर्म है। दूसरे नंबर के ऊपर हमें यह बात मालूम है कि कॉस जीरो के ऊपर कैसा एक्शन परफॉर्म करता है, कॉस जीरो बराबर होता है 1 के। तो देखो इसीलिए जब 0 डिग्री के ऊपर है ये, तो मैक्सिमम हाइट आपको शो कर रहा है, क्योंकि कॉस जीरो किसके बराबर होता है, रिमेंबर दिस थिंग, कॉस जीरो बराबर होता है 1 के। और दूसरे नंबर के ऊपर हमें बात मालूम है कि cos 90 क्या होता है, 0। इसीलिए देखो यहां पे जो पॉइंट फॉर्म हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, cos 90 का पाई बाय 2। इसी तरीके से यहां पे जो पॉइंट हो रहा है जहां पे x के ऊपर 0 है, वो कहां पर है, देखो हमारे यहां पे, देखो यहां पे पाई बाय 2 हो रहा है और हमें मालूम है कि cos 90 पे क्या होता है, 0 होता है। देखो यहां पे आपके पास पॉजिटिव का cos 90 हो रहा है और इधर नेगेटिव का cos 90 हो रहा है। और देखो cos पॉजिटिव का 180 भी क्या होता है, नेगेटिव का 1 होता है, और cos नेगेटिव का 180 भी क्या होता है, नेगेटिव का 1 होता है। इसलिए देखो इन दोनों तरफ नीचे बन रहा है। हमें मालूम है कि cos 180 क्या होता है बेटा, cos 180 बराबर होता है -1 के। मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपको एक छोटा सा ब्रीफ सा टॉपिक पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, कि साइन के अंदर मैंने आपको कहा था कि देखो साइन क्या होता है, साइन एक्स एक्सिस पे कैसा बिहेवियर शो करता है। मैंने आपको शॉर्टकट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, गलती से अगर आपके जहन में हो, मैंने शॉर्टकट क्या पढ़ाया था कि देखो साइन जो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होता है 0 और वाई के ऊपर क्या होता है, वाई के ऊपर होता है +1 और -1। देखो सेम काम हो रहा है, देख सकते हो कि cos 180 बराबर होता है -1 के। तो इधर देखो भाई, यहाँ पे भी ये वैल्यू देखो नीचे फॉर्म हो रही है। इस तरीके से cos नेगेटिव का 180 भी क्या होता है, -1 ही होता है। तो यहाँ पे भी देखो नीचे फॉर्म हो रही है। तो आपको ये चंद बेसिक बातों का आइडिया होना चाहिए, चंद बेसिक बातें भाई, आपको एटलीस्ट ग्राफ्स का शेप मालूम होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप ग्राफ्स को पहचान सको, ग्राफ्स को आप जान सको। ये ग्राफ फर्दर अब ऊपर कब जाएगा, जाहिर सी बात है, अब ये ऊपर जाएगा वापस 3 पाई बाय 2 के ऊपर, क्योंकि 3 पाई बाय 2 क्या होता है, 270 होता है। और हमें मालूम है भाई 270 के ऊपर क्या होता है, भाई 270 डिग्री के ऊपर cos 270 की वैल्यू किसके बराबर होती है, जो cos 90 की होती है, यानी कि 1 आपके पास आ रही होगी। तो इस तरीके से वापस क्या हो जाएगा, ऊपर की जाने बढ़ रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं, इस तरीके से हमारा चलता जाएगा फ्लो इसका। ये हमने साइन और कॉस के ग्राफ डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो देखो हमारे पास ग्राफ आता है बेटा, वो टेंजेंट एक्स का ग्राफ आता है। हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ की टाइप आती है वो किसकी आती है, वो सिंपल तरीके से आती है टेंजेंट एक्स की। अब देखो टेंजेंट एक्स का ग्राफ कैसे फॉर्म होता है। टेंजेंट एक्स का ग्राफ अगर मैं उसकी शेप आपको दिखाऊं ना, तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ होता है पाई बाय 2 और नेगेटिव के पाई बाय 2 के दरमियान में। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास टेंजेंट एक्स के ग्राफ का। टेंजेंट एक्स का जो हमारे पास ग्राफ फॉर्म हो रहा होता है, बड़ा ही स्ट्रिपर सा ग्राफ होता है, इस तरीके का कुछ ये ग्राफ फॉर्म होता है। ये टेंजेंट एक्स का ग्राफ होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज इधर कहीं पे होता है पाई बाय 2 और इधर हमारे पास कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा नेगेटिव का पाई बाय 2। तो ये जो मेरे पास ग्राफ आ रहा है, ग्राफ कौन सा आ रहा है बेटा, ये टेंजेंट एक्स का ग्राफ आ रहा है। आपको अगेन मैं बात कह रहा हूं, एप्टीट्यूड के अंदर सिर्फ ग्राफ्स की बेसिक स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट मालूम होने चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कौन सा ग्राफ कैसा एक्ट कर रहा होता है, सही है ना। ये जो ग्राफ होता है हमारे पास किसका होता है बेटा, टेंजेंट एक्स का होता है। इसी तरीके से हमारे पास देन आता है कॉट एक्स का ग्राफ, ये तो हमने पढ़ लिया टेंजेंट एक्स का ग्राफ। फोर्थ नंबर पे जो ग्राफ की टाइप हमारे पास आती है बेटा, ये आती है कॉट एक्स का ग्राफ। अब देखो कॉट एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है, कुछ इस तरीके का जो ग्राफ होता है ना, ये कॉट एक्स का ग्राफ फॉर्म बन रहा होता है। कुछ इस तरीके का जो ग्राफ होता है किसका होता है, कॉट एक्स का। भाई जहां से ये नीचे मुड़ रहा होता है वहां पे नेगेटिव का पाई बाय 2 होता है, और इधर मेरे पास आ रहा होगा सिंपल पाई आ रहा होगा। इधर क्या आ रहा होगा, सिंपल तरीके से पाई बाय 2 आ रहा होगा, और इधर क्या आ रहा होगा मेरे पास, सिंपल तरीके से पॉजिटिव का पाई आ रहा होगा। ये कॉट एक्स का ग्राफ होता है इस तरीके की फॉर्म के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास देन जो ग्राफ आ रहा होता है बेटा, वो आता है सेक एक्स का। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको सिंपल ग्राफ्स की टाइप्स मालूम होनी चाहिए, डेट्स ऑल, सही है ना। अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, एमसीक्यू बताऊंगा, वो बाद में। अगर पहले ग्राफ में ड्रॉ करना चाह रहा हूं, ताकि आप तमाम बच्चों को एटलीस्ट बेसिक ग्राफ्स तो पता चल जाए। सेक एक्स का जो ग्राफ होता है ना, चूंकि हमें मालूम है कि सेक एक्स की हमारे पास सिंपल तरीके से रेंज क्या होती है। भाई सेक एक्स जो हमारे पास होता है -1 से लेके +1 के दरमियान में होता है। तो भाई इसका जो ग्राफ होता है ना, माशाल्लाह से इस तरीके का फॉर्म होता है हमारे पास। सेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से फॉर्म हो रहा होता है। इस तरीके से हमारे पास सेक एक्स का क्या फॉर्म हो रहा होता है, ग्राफ फॉर्म हो रहा होता है। ये सेक एक्स का ग्राफ होता है हमारे पास, सही है ना भाई। ये सेक एक्स का ग्राफ इस तरीके से फॉर्म होता है सेक के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। कि भाई इधर हमारे पास होगा लेट सपोज पाई बाय 2 होगा, तो इधर मेरे पास आ रहा होगा सिंपल बीच में पाई होगा, इधर मेरे पास आ रहा होगा सिंपल 3 पाई बाय 2 आ रहा होगा। ये सेक एक्स का ग्राफ होता है। अच्छा, देन फोर्थ नंबर के ऊपर जो हमारे पास ग्राफ आ रहा होता है, ये कोसेक एक्स का आ रहा होता है। कोसेक
cosec x का ग्राफ भी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है। cosec x के अंदर भी हमारे पास इसी तरह की प्रॉपर्टी आ रही होती है, क्योंकि -1 से +1 के दरमियान की रेंज होती है इसकी। तो ये भी जो ग्राफ आ रहा होगा ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये जो ग्राफ आ रहा होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सिंपल तरीके से cosec x का ऐसे ग्राफ फॉर्म हो रहा होता है। ये जो बेसिक मैंने आपको ग्राफ सिखाए हैं ना बेटा, देखो आपको एटलीस्ट ये ग्राफ्स की बस शेप मालूम होनी चाहिए कि sin x का ग्राफ क्या है, cos x का क्या है, cot x का क्या है, टेंजेंट x का क्या है, sec x का क्या है और cosec x का क्या है। उसके पीछे रीजन क्या है, अक्सर वो पेशतर शेप्स पूछ ली जाती हैं कि भाई कौन सा ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको एटलीस्ट सबसे पहले तो ग्राफ को मालूम होना चाहिए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आपको ग्राफ की डायमेंशन पढ़नी आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक चीज है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा साइन का, कॉस का और कॉसेक का और कॉट का, साइन टेंजेंट कॉसेक और कॉट का जो ग्राफ होता है ना, ये सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन। मैं इस कॉन्सेप्ट को भी अभी क्लियर कर देता हूं। याद रखिएगा, एक बेसिक एमसीक्यूज है कि हमारे पास साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, कॉट थीटा का जो ग्राफ होता है, टेंजेंट थीटा का जो ग्राफ होता है और कोसेक थीटा का जो ग्राफ होता है, ये क्या होता है बेटा, ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि अराउंड द ओरिजिन फॉर्म हो रहा होता है। तो सिमेट्रिक होता है कहां पर, ये सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के ऊपर। कहां पे सिमेट्रिक होता है बेटा, सिमेट्रिक के माने कहां पे फॉर्म हो रहा है, ये अराउंड द ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिक होता है। तो बेटा इस पॉइंट को जरा समझिएगा कि साइन का, कॉट का, टेंजेंट का और कोसेक का जो ग्राफ होता है ना, सिमेट्रिक होता है अलोंग द ओरिजिन, यानी कि ये एक जैसा बन रहा होता है ओरिजिन के दोनों जानिब। यानी कि देखो, साइन का जो ग्राफ होता है, टेंजेंट का जो ग्राफ होता है, कॉट का जो ग्राफ होता है और हमारे पास कॉसेक का जो ग्राफ होता है, ये अलोंग दी सिमेट्रिक होता है, यानी कि सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन होता है। दोनों तरफ एक जैसा फॉर्म हो रहा होता है। एक तरफ अगर आप वैल्यू करवाओगे दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर सकती हो वैल्यू। तो याद रखिएगा, साइन का, कॉट का, टेंजेंट का और कोसेक का जो ग्राफ होता है कैसा होता है बेटा, सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन होता है। वाइल हमारे पास सेक और कॉस का, हमारे पास सेक और कॉस का जो ग्राफ होता है ये सिमेट्रिक होता है अलोंग दी वाई एक्सिस। सेक और कॉस का जो ग्राफ होता है ये कहां पे सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है अलोंग दी वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग ये फॉर्म हो रहा होता है। सेक का जो ग्राफ होता है और सिमिलरली जो आपके पास कॉस का ग्राफ होता है सिमेट्रिक होता है अलोंग दी वाई एक्सिस के ऊपर। सिमेट्रिक के बेसिक मायने क्या होते हैं इसको मैं एग्जांपल के जरिए क्लियर कर दूंगा अभी आगे चल के, मगर सबसे पहले अपने जहन में एक बेसिक एमसीक्यू रखिएगा कि साइन का, कॉट का, टेंजेंट का, कॉसेक का जो ग्राफ होता है ये ओरिजिन पे सिमेट्रिक होता है, वाइल सेक और कॉस का जो सिमेट्रिक होता है ये अलोंग दी वाई एक्सिस होता है। अब देखो सिमेट्रिक के मायने क्या होते हैं, सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन के मायने क्या है, सिमेट्रिक अलोंग दी वाई एक्सिस के या सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के मायने क्या होते हैं। देखो, दुनिया के अंदर सिमेट्रिक के मायने क्या होते हैं उसको समझने के लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि कहीं। अच्छा तो बेटा मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, सर ये सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अलोंग दी वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, सर ये पता ही नहीं क्या कह रहे हैं आप, सिमेट्रिक के मायने क्या होते हैं। देखो आइए मैं आपको सिमेट्रिक के पहले मायने बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर नस के अंदर पूछ लिया जाता है, फास्ट में पूछ लिया जाता है, एनईडी में पूछ लिया जाता है। देखो सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के मायने क्या होते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज पहले मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के मायने क्या होंगे। मैं आपके सामने एक सिंपल सा ग्राफ डिजाइन करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक ग्राफ आ रहा है, अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर अलोंग दी एक्स की, सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूं जो अलोंग दी एक्स बन रही है। अब जरा बात समझते हैं सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के मायने क्या होते हैं। देखो सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस दुनिया में कोई फिगर कब होती है, लेट सपोज मैंने एक फिगर बनाई, उस फिगर के अंदर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, अगर मैं इस एक्स कॉमा वाई के पॉइंट के अंदर वाई की वैल्यू को रिप्लेस करवा दूं किसी और वैल्यू से, तो ये बात लाजिम है कि ये जो पॉइंट होगा ये बिल्कुल सामने वाली जगह पे फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा नेगेटिव वाई। अगर तो मेरी शेप इस फंक्शन को, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी तो ये कहलाएगी सिमेट्रिक अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन बाय द वे पेपर में आया हुआ अभी है के अंदर, कि लेट सपोज एग्जामिनर ने आपको इक्वेशन दे दी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एग्जामिनर पूछेगा कि दिस इक्वेशन या दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटिंग सिमेट्रिक अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द ओरिजिन, नन ऑफ दीस। तो अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, एग्जामिनर क्या कह रहा है कि लेट सपोज ये तुम्हारी कर्व की इक्वेशन आ रही है, बताओ ये जो कर्व है ये अलोंग द एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस सिमेट्रिक है या ओरिजिन सिमेट्रिक है। देखो अलोंग दी एक्स एक्सिस के मायने क्या होंगे या अलोंग दी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने के मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुमने वाई की वैल्यू को रिप्लेस करा, वाई की वैल्यू को तुमने नेगेटिव के 1 से रिप्लेस कर दिया, तो असूलन तुम्हें आंसर वही मिलना चाहिए कि देखो अगर मैं यहां पे वाई को -1 से या नेगेटिव के वाई से रिप्लेस भी करता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे वापस से आंसर क्या मिल जाएगा, वापस से आंसर मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यानी
कि जब मैंने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में अपने ओरिजिनल पॉइंट के अंदर y की वैल्यू को रिप्लेस करवाया विद द नेगेटिव वैल्यू विद द अदर वैल्यू, तो मेरे पास वापस से मेरी ओरिजिनल इक्वेशन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो कर्व है ये सिमेट्रिक है किसके, अलोंग एक्स एक्सिस के। तो सिमेट्रिक अलोंग द एक्स एक्सिस का मायने ये होता है कि तुम सिंपल तरीके से y की वैल्यू को अगर चेंज करवाओ, y की वैल्यू को रिप्लेस करवाओ, तो वो तुम्हारे पास वापस से ओरिजिनल वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस है। या इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूं, y की वैल्यू को चेंज करता हूं, तो मुझे अपोजिट वे के अंदर सेम जगह पे पॉइंट मिलना चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है यहां पर, लेट सपोज ये पॉइंट है मेरे पास 1,2 के बराबर। तो मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो उल्टा करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, नेगेटिव। देखो x अभी भी पॉजिटिव है, y कैसा है, नेगेटिव का 2 है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट का क्या होगा, सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस होगा। यानी कि देखो जो 1,2 का पॉइंट था, मैंने इसी सेम पॉइंट के अंदर क्या करा, y की चेंज को रिप्लेस करवा दिया, तो भाई ये मेरे पर नीचे की जाने बन गया। तो क्या बन गया, सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस बन गया। अच्छा ये बात तो पल्ले हो सकता है पड़ गई हो। अब मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं सिमेट्रिक अलोंग दी y एक्सिस के मायने क्या होंगे। लेट सपोज हमारे पास जैसे cos और sec का, जैसे हमारे पास cos और sec का जो ग्राफ होता है क्या होता है, सिमेट्रिक अलोंग दी y एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखो सिमेट्रिक अलोंग दी y एक्सिस का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये मेरा ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, सही है ना। मैं कहता हूं ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक अलोंग दी y एक्सिस। मैं कैसे मानूंगा ये, भाई मैं ये बात ऐसे मानूंगा कि अगर मेरे पास इस ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है x, y, अगर मैं इस ग्राफ की x की वैल्यू को रिप्लेस करवाऊं, x की वैल्यू को चेंज करूं, तो मुझे अपोजिट साइड के ऊपर सेम पॉइंट वापस से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर तो ये फंक्शन परफॉर्म होता है तो इसका मतलब कि सिमेट्रिक अलोंग दी y एक्सिस है। यानी कि आसान भाषा में अगर मेरे पास x, y कोई पॉइंट आ रहा है, अगर मैं उस पॉइंट को रिप्लेस करवा दूं नेगेटिव x, y से, नेगेटिव x, y से, उस सूरत के अंदर जो इक्वेशन फॉर्म होती है, उस सूरत के अंदर जो कर्व फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, वो कहलाता है सिमेट्रिक अलोंग दी y एक्सिस का। यानी कि एक ऐसा कर्व कि जिसके अंदर मैं उसके किसी पॉइंट को रिप्लेस करवा दूं x के पॉइंट को नेगेटिव के x से, या उसको चेंज करवा दूं नेगेटिव की वैल्यू से, और स्टिल वो मुझे उसी पॉइंट को दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट कर रहा है अपोजिट वे के अंदर, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक अलोंग दी y एक्सिस कहला रहा होगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं क्या करता हूं भाई, मुझे अगर मालूम करना है ये सिमेट्रिक अलोंग दी x है, सिमेट्रिक अलोंग दी y है, सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन है, नन ऑफ दीज है। भाई ये क्वेश्चन ही पेपर में आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर मुझे सिमेट्रिक अलोंग दी y को चेक करना है, भाई सिंपल तरीके से सिमेट्रिक अलोंग दी y का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिमेट्रिक अलोंग दी y एक्सिस का मतलब है कि x को रिप्लेस करवाया जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करके चेक कर लेता हूँ, नेगेटिव का x, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वापस से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि वापस से मेरी इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन क्या बन गई, वापस सेटिस्फाई हो रही है इस कर्व के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये पॉइंट यहाँ पे फॉर्म हो या यहाँ पे फॉर्म हो, दोनों सूरतों के अंदर आपका पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। तो सिमेट्रिक वाला कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस। अगर आप इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे चेक करो, लेट सपोज कोई बंदा कहता है सर ये तो फिर सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस भी हो सकता है। देखो सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के अंदर हम कौन सा पॉइंट डालते हैं, हम वाई को चेंज करवाते हैं। आप अपोजिट काम कर रहे हो, सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के अंदर वाई की वैल्यू को नेगेटिव करते हो, सिमेट्रिक अलोंग दी वाई एक्सिस के अंदर एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करवाते हो। देखो अगर ये सिमेट्रिक अलोंग दी वाई एक्सिस है तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स की वैल्यू को चेंज करवा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, अगर मैं एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करवाऊंगा तो बन जाएगा नेगेटिव का वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उस सूरत में देखो मेरी इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस नहीं है, सिमेट्रिक अलोंग दी वाई एक्सिस है। तो ये चीज जहन में रखिएगा, सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के मायने क्या होते हैं कि भाई सिंपल तरीके से अगर आप इन वैल्यूज को प्लॉट करवाते हो, एक दूसरे को रिप्लेस करवाते हो, वापस आपको आपकी ओरिजिनल इक्वेशन मिलनी चाहिए। अच्छा सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन के मायने क्या होते हैं, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं ताकि हमारा ये पूरी चीज समझ में आ जाए कि भाई सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन के मायने क्या होते हैं। तो बेटा कहीं पे भी अगर लिखा हुआ आ जाए ना सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन, जैसे हमारे साइन का, कोसेक का, टेंजेंट का और कोसेक का जो कर्व होता है कैसा होता है, सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर हम एक्स और वाई दोनों को अगर रिप्लेस करवाएं, दोनों को रिप्लेस करवाने के ऊपर हमें सिंपल तरीके से अपोजिट साइड के ऊपर सेम ग्राफ के ऊपर पॉइंट मिल रहा है, तो मेरा सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे लेट्स सपोज ग्राफ आ रहा था, इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट था 2,3 था, इधर पॉइंट था 1,1 था, इधर पॉइंट था 3,2 था, ये मेरा एक ग्राफ आ रहा है। तो भाई सिमेट्रिक अलोंग द ओरिजिन का मतलब ये कि अगर मैं इस
ग्राफ की तमाम वैल्यूज को चेंज कर दूं, एक्स को भी नेगेटिव कर दूं, वाई को भी नेगेटिव कर दूं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे सेम सिमिलर शेप का ग्राफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। पर ये जो 1,1 का पॉइंट था यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, -1 हो जाएगा। ये जो 2,3 का पॉइंट था यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, -3 हो जाएगा। ये जो 3,2 का पॉइंट था क्या हो जाएगा, -3, -2 हो जाएगा। यानी कि देखो सेम ग्राफ अपोजिट में भी बन गया, तो क्या है इसका मतलब, सिमेट्रिक अलोंग द ओरिजिन है। सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन के मायने क्या होते हैं कि भाई आप एक्स और वाई के अंदर दोनों को रिप्लेस करवाओगे, नेगेटिव एक्स को भी नेगेटिव वाई को भी, आपको आपकी ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज वाई इज इक्वल टू 1/x, एक इक्वेशन आ रही है, एग्जामिनर मुझसे कहते हैं बताओ ये सिमेट्रिक अलोंग एक्स है, सिमेट्रिक अलोंग वाई है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, दोनों को अगर आप चेक डाल के चेक कर लो, अगर तो मुझे साफ दिख रहा है स्क्वायर नहीं आ रहा, इसका मतलब एक्स और वाई तो नहीं हो सकती, तो ओरिजिन चेक कर लेते हैं। ओरिजिन में क्या करते हैं, एक्स को भी नेगेटिव कर देना है, वाई को भी नेगेटिव करके चेक कर लें, तो नेगेटिव का वाई इज इक्वल टू 1/, नेगेटिव का एक्स, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/x के बराबर। तो इसका मतलब क्या, सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन है। तो भाई याद रखिएगा सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के मायने क्या होते हैं, सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के मायने ये होते हैं कि आप कोई भी पॉइंट अपने ग्राफ पे ले रहे हो, उसके अंदर वाई की वैल्यू को रिप्लेस करवा रहे हो, तो अपोजिट वे में आपको जो पॉइंट मिल रहा है वो इसका मतलब कि सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस है। यानी कि सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स एक्सिस के अंदर हमेशा वाई की वैल्यू को नेगेटिव किया जाता है, सिमेट्रिक अलोंग दी वाई एक्सिस के अंदर हमेशा एक्स की वैल्यू को नेगेटिव किया जाता है, और सिमेट्रिक अलोंग दी ओरिजिन के अंदर दोनों वैल्यूज को नेगेटिव किया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सही है ना भाई। तो अब आपको बात पल्ले पड़ गई होगी कि देखो हमारे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक जो कर्व्स होते हैं, इसके अंदर साइन का, कॉसेक का, टेंजन का, कॉट का जो ग्राफ होता है ना बेटा, ये जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है, और कॉस का और सेक का जो ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होता है। अच्छा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है और ये कॉन्सेप्ट बड़े मजे का है कि लेट सपोज आपसे कभी भी पेपर के अंदर एग्जामिनर डोमेन के बारे में पूछ ले, रेंज के बारे में पूछ ले, एम्पलीट्यूड के बारे में पूछ ले, पीरियड के बारे में पूछ ले, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ ले, बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। भाई ग्राफ्स के टॉपिक के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आएगा ना, उस टॉपिक से लिंक करेगा। अब देखो ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, एक जनरल टर्म लिखी है, पहले जनरल टर्म को समझते हैं कि भाई देखो ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले चीजों को पहचानते हैं कि ग्राफ के टॉपिक का एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, लेट सपोज एम्पलीट्यूड आ जाएगा, एग्जामिनर पूछेगा बताइए एक फंक्शन गिवन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये पीरियड क्या है, ये डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो भाई किसी भी अनएक्सपेक्टेड फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है, या फिर पर्टिकुलरली अगर मुझसे एग्जामिनर पूछ ले, अगर मुझसे एग्जामिनर पूछ ले कि भाई इस फंक्शन का आपके पास फेज शिफ्ट क्या है, कहां पे ये शिफ्ट करेगा अगर मैं इसमें ये वैल्यू डाल दूं, या इस फंक्शन का वर्टिकल शिफ्ट क्या है, या इस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये सारी बातें कैसे निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अदर वर्ड्स। तो भाई इस कॉन्सेप्ट को समझना बेतहाशा जरूरी है। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर, सबसे पहले देखो आपके पास कभी भी किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या कैसे निकालते हैं। अब देखो अगर तो मेरे पास एक ऐसा फंक्शन आए जो कि ऑब्वियस फंक्शन है, ऑब्वियस फंक्शन का मतलब क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेंजन हो गया, सेक हो गया, सिंपल कॉस, सिंपल कॉसेक, सिंपल कॉट, यानी कि एक जनरल फंक्शन आ रहा है, उसकी डोमेन या उसकी रेंज तो हमें याद है, हम वो कर सकते हैं। मगर अगर इसके अलावा कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए ना, तो भाई डोमेन निकालने का फिर फॉर्मूला होता है। क्या डोमेन निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप सिंपल तरीके से 1/b करोगे, यानी कि देखो आपके सामने मैंने एक जनरल टर्म लिखी है, इस जनरल टर्म के अंदर ए भी कोई वैल्यू है, एफ यानी कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एफ का मतलब क्या है, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बी एक्स प्लस का सी कंप्लीट एंगल है, और प्लस का डी कोई भी वैल्यू जो ऐड हो रही हो, सही है ना। तो अगर आपको ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो डोमेन निकालने का तरीका क्या है कि 1/b करोगे, और सिंपल तरीके से उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो जनरल डोमेन होती है उसको वहां पे तहरीर कर दोगे, जो भी क्या होती है, जनरल डोमेन। अभी इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, कैसे क्वेश्चन नस्ट में आया हुआ है, कैसे आईबीएस ने पूछा हुआ है, कैसे फास्ट या एनईडी या मेहरान ने पूछा हुआ है, या यूईटी ने पूछा हुआ है, अभी देखेंगे इसको। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर पहले फॉर्मूला देखो, अगर मुझे ऐसे किसी फंक्शन की रेंज निकालने दे दी जाए, तो देखो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि सिंपल तरीके से जो भी ए गिवन है, ए का मतलब वो नंबर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था, उस ए को लिखो और मल्टीप्लाई करवा दो तुम्हारे अपने जो रेंज है उस फंक्शन की जनरल रेंज से, रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो भी इस फंक्शन की जनरल रेंज है उससे मल्टीप्लाई करवा रहे होगे। अच्छा भाई, थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को तो हम लोग अलग से देख ही चुके हैं कि भाई एम्पलीट्यूड साहब क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है, यानी कि ए को मॉडुलस के अंदर ले लेना, वो एम्पलीट्यूड होता है। पीरियड के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पीरियड क्या होता है, हमारे पास किसी भी फंक्शन का पीरियड कहलाया जाता है कि जो भी मेरे पास उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड पीरियड था, जो भी उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड पीरियड था डिवाइडेड बाय बी के। अच्छा,
देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी का, कि अक्सर एग्जामिनर क्या कह देता है, बताइए फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/पीरियड के। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/पीरियड के। अभी मैं सारे एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा बेटा, दीज ऑल एमसीक्यूज आर बिलियन डॉलर्स एमसीक्यूज। पहले खाली सिंपल लिख लेते हैं। अच्छा, सिक्स नंबर पे हमारे पास क्या आता है, फेज शिफ्ट आता है। अच्छा, बाय द वे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हमने नहीं पढ़ा हुआ। देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहलाता है पीरियड का रेसिप्रोकल। अगर पीरियड हमारे पास क्या आता है, पीरियड हमारे पास होता है जो हमें बताता है कि मेरी वैल्यू कब रिपीट होना स्टार्ट होगी, तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, उसको पीरियड हम सिंपल तरीके से फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है वो आती है फेज शिफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर एमसीक्यूज के अंदर बेतहाशा आता है। देखो फेज शिफ्ट क्या होता है, फेज शिफ्ट बेसिकली वो डिस्टेंस होता है राइट या लेफ्ट से, दैट द ग्राफ इज चेंज। यानी कि जब मैं ग्राफ को चेंज करता हूं नॉर्मल पोजीशन से, तो जो डिस्टेंस अचीव हम करते हैं ना राइट या लेफ्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं अभी सदर के अंदर खड़ा हूं और मैं सदर से अपनी पोजीशन कहीं चेंज करता हूं, यानी कि मैं जैनब मार्केट चला जाता हूं, या मैं लाइट हाउस चला जाता हूं, या मैं एट्रियम मॉल चला जाता हूं, या ओशन मॉल चला जाता हूं, या सिंपल तरीके से हाइपर स्टार चला, जो मेरी जो पोजीशन चेंज होगी, मेरा जो डिस्टेंस चेंज होगा, वो डिस्टेंस क्या है, फेज शिफ्ट है। यानी कि जब कभी आप ग्राफ को चेंज करते हो तो ग्राफ के चेंज करने के ऊपर जो राइट और लेफ्ट पे आपको डिस्टेंस मिलता है फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, उसको क्या कहा जाता है, फेज शिफ्ट कहा जाता है। और फेज शिफ्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C/B। यानी कि यहाँ पे जो C एग्जिस्ट कर रहा है उसको अगर आप B से डिवाइड करवा दोगे तो फेज शिफ्ट आ जाएगा। अच्छा, वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट होता है यानी कि वर्टिकली जो डिस्टेंस आपका चेंज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकल शिफ्ट कहलाता है। तो बेटा वर्टिकल शिफ्ट को निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। वर्टिकल शिफ्ट हमारे पास क्या होता है, मैं लिखने के बाद दोबारा ये तमाम एमसीक्यू एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले सिर्फ अभी लिख रहा हूं, अभी इनको एक्सप्लेन करेंगे बेटा सिंपल क्वेश्चंस को देखते हुए भी। तो वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, सिंपल डी के बराबर। दोबारा सारी बात समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपके सामने एक सिंपल जर्नल फॉर्मूला लिखा, एक सिंपल जर्नल टर्म लिखी। क्या जर्नल टर्म लिखी, y इज इक्वल टू ए इंटू एफ, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंटू बी एक्स प्लस का सी प्लस का डी। देखो डोमेन के बारे में हम सबको मालूम है, डोमेन क्या होता है। अब अगर ऐसे किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन निकालने दे दी जाए तो आप क्या करोगे कि भैया, अगर आपको लेट सपोज एग्जामिनर कहता है कि भाई sin 3x की डोमेन बताओ क्या होगी। अब ये तो मुश्किल चीज आ गई ना, हमें तो सिंपल साइन की फंक्शन की डोमेन पता थी। अब क्या करेंगे, अगर sin 3x की डोमेन निकालने आ जाए तो भाई ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है बेटा, ये बिलियन डॉलर्स के 7 फॉर्मूलाज हैं। ये क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में आ रही है, मल्टीप्लीकेशन में आ रही है, इसको सिंपल तरीके से डिवीजन में लिखो। और साइन की जो ओरिजिनल डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल द रियल नंबर्स, वो सिंपल तरीके से आ जाएगी। ये सिंपल से इसकी डोमेन बन गई। सही है ना भाई, सिंपल इज डेट। सिमिलरली एग्जामिनर कहता है लेट सपोज तुमसे रेंज। अब देखो रेंज का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज कोई बंदा मुझसे कहता है कि भाई टेंजन टेंजन छोड़ दो, कॉस पे कर लेते हैं, क्योंकि टेंजन में तो फिर रियल नंबर ही बन जाएगा ना, उसकी रेंज वही होती है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास रेंज आ जाए cos 2x प्लस के 5 की, एग्जामिनर कहता है कि भाई cos 2x प्लस 5 की रेंज बताओ। अब देखो हमें सिंपल कॉस की तो रेंज पता है, हमें मालूम है, हमें ये बात मालूम है कि भाई कॉस की रेंज क्या होती है, वी नो दिस थिंग, कि कॉस की रेंज हमारे पास बराबर होती है सिंपल तरीके से -1 से लेके +1 तक। मगर मुझे ये बात मालूम है कि भाई यहाँ पे मुझसे एग्जामिनर ने रेंज का फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, कि भाई कभी भी अगर तुम्हारे पास नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो उसकी रेंज निकालने का तरीकेकार क्या है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है cos 2x प्लस 5 की। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या कहता है, ए का मतलब क्या होता है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है। अब देखो इस कॉस के साथ फिलहाल तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या, 1 लिखा हुआ है। तो रेंज क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी सिंपल 1 को लिखूंगा। और कॉस की ओरिजिनल रेंज क्या होती है, कॉस के फंक्शन की ओरिजिनल रेंज होती है -1 से लेके +1 तक। तो इत्तेफाक से ये तो यही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी। हाँ लेट सपोज अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ रहा है 3 sin 4x प्लस का 5। अब मैं बच्चे से पूछता हूँ कि जरा मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन की रेंज क्या होगी। अब देखो अक्सर बच्चे पेपर में गलती करके आ जाते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर नस्ट में, फास्ट में, आईबीएम में, एनईटी के अंदर, मेहरान के अंदर, यूईटी के अंदर बहुत आता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इसकी रेंज मांगी हुई है। अक्सर बच्चे देखते हैं भाई साइन का क्वेश्चन आ रहा है, साइन की रेंज होती है -1 से लेके +1 तक, ये आंसर होगा। बेटा ये आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सिंपल साइन का नहीं है, क्वेश्चन क्या है, 3 sin × 4x प्लस का 5। तो इसकी रेंज कैसे निकालोगे, रेंज निकालने
करने के लिए सिंपल तरीके से रेंज का फॉर्मूला आपकी बारी में देखो क्या बन जाएगा। रेंज कहता है सिंपल एम्पलीट्यूड को लो, यानी कि सिंपल तुम्हारा जो ए है ना उसको लिखो, तुम्हारा ए क्या है 3 है, तो 3 का 3 लिख दिया। और अब अपने नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज रखो। साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -1 से +1 तक, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सिंपल -3 से लेके +3 तक। ये इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, हमारे पास रेंज आ जाएगी। ये इस फंक्शन की हमारे पास क्या बन जाएगी, सिंपल तरीके से रेंज आ जाएगी। सिंपल इज दैट। ऐसा किया जाता है और ऐसा करेंगे। सही है ना, बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें और फनकारियां भी होती हैं, अगर प्लस का साइन आ जाएगा तो फिर ऐड भी कर रहे होते हैं, मगर फिलहाल के लिए ध्यान में रखिएगा सिंपल साइन का फंक्शन नहीं है। ये 3 sin 4x + 5 था, इसीलिए इसकी रेंज क्या आई, ये आई। ये सिंपल साइन का फंक्शन नहीं है कि आप बोले सर -1 से लेके +1 तक साइन के फंक्शन की रेंज होती है, तो भाई ये फंक्शन भी यहाँ पे चेंज हो गया, हमारा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी चूंकि चेंज हो चुका है। ये 3 sin 4x + 5 है, इसलिए इसकी रेंज क्या है, यहां से लेके यहां तक की होगी। अच्छा, इसी तरीके देखो एम्पलीट्यूड और पीरियड को तो हम तमाम लोग पहले ही समझ चुके थे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड। अच्छा, फेज शिफ्ट क्या होता है, मैं फेज शिफ्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो फेज शिफ्ट के मायने ये होते हैं कि भाई मेरा लेट सपोज अगर ग्राफ कहीं पे फॉर्म हुआ था, इसको मैं आपको बहुत क्लियर अंदाज में एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई लेट सपोज मेरे पास मेरा ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ आ रहा है sin 2x का, सिंपल साइन एक्स का आ रहा है। चलो मुझे मालूम है कि सिंपल साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। भाई लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास आ रहा है नेगेटिव का π/2, यहाँ पे आ रहा है सिंपल पाई, यहाँ पे आ रहा है प्लस का π/2, यहाँ पे आपके सामने जरा गौर से देखिए। अगर फेज शिफ्ट को हम समझना चाहते हैं ना कि फेज शिफ्ट क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, क्योंकि फेज शिफ्ट का टॉपिक एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट के कॉन्सेप्ट के तौर के ऊपर आ रहा है। देखो फेज शिफ्ट के मायने क्या हुए, फेज शिफ्ट के मायने ये होते हैं कि लेट सपोज मैंने आपके सामने एक सिंपल साइन एक्स का ग्राफ बनाया। ये ग्राफ जो ब्लैक से मैंने बनाया है कौन सा बनाया है, सिंपल साइन एक्स का। बट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं आपको कह दूं कि sin 2x का ग्राफ क्या होगा। देखो अभी जो हमने ग्राफ बनाया है, जरा गौर से बात समझिएगा। भाई इस ग्राफ की जाहिर सी बात है यहाँ पे हाइट क्या होगी, -1, क्योंकि सिंपल साइन एक्स का ग्राफ है, और यहाँ पे क्या होगी, +1 है ना भाई, ये सिंपल साइन एक्स का ग्राफ है। मगर अगर मैं क्या करूं, इस ग्राफ को चेंज करके आपसे बोलूं कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो sin 2x का ग्राफ चाहिए। यानी कि अब की बारी में अगर मैं आपसे क्या कह दूं कि भाई मुझे sin 2x का ग्राफ चाहिए, सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे sin 2x का ग्राफ चाहिए, तो अगर मैं इसको यहीं से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूं, चलो कि भाई sin 2x का जो मेरे पास ग्राफ फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा होगा। अगर मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊं तो लेट सपोज चलो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं ताकि बात समझना थोड़ी सी आसान हो जाए। अगर मैं उसको कहता हूं कि मेरे पास sin 2x का ग्राफ कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं और वो इधर चला आके मिल जाता है। अच्छा, अब की बारी में जरा इस ग्राफ को देखो, मैंने जानबूझ के ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाया है ताकि आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजन रहे। अब देखो इस ग्राफ की खास बात क्या हुई, ग्राफ की खास बात ये हुई कि पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था ये किसका बनाया था, साइन एक्स का। किसका बनाया था, साइन एक्स का। और अब की बारी में जो हम लोगों ने ग्राफ को डिजाइन किया ये किसका किया है, sin 2x का। क्योंकि देखो पहले मेरे पास क्या था, सिंपल साइन की एक साइकिल थी, अब मेरे पास साइन की क्या हो रही है, 2 साइकिल्स आ रही हैं। यानी कि हमारे पास साइन एक्स का, ये sin 2x का मतलब क्या है कि 2 साइकिल्स चल रही हैं। यानी कि देखो एंगल में कभी भी कोई मल्टीपल आ जाए तो साइकिल्स हमारी क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है ना। साइकिल में हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये पर्पल वाला जो ग्राफ है ये हमारे नॉर्मल ग्राफ से कितना डिफरेंस लग रहा है। यानी कि अगर मैं देखूं कि भाई मेरा जो ये ब्लैक वाला ग्राफ था और ये पर्पल वाला ग्राफ था भी कितना आगे पीछे हिल रहे हैं, तो भाई इसी को फेज शिफ्ट कहा जाता है। कि फेज शिफ्ट क्या होता है, फेज शिफ्ट बेसिकली वो डिस्टेंस है जो हम निकालते हैं कि राइट से लेफ्ट के ऊपर या लेफ्ट से राइट के ऊपर जब ग्राफ चेंज हुआ फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो वो क्या कहलाता है, वो फेज शिफ्ट कहलाता है। वो क्या चीज कहलाता है बेटा, वो फेज शिफ्ट कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड का ग्राफ भी होता है। एम्पलीट्यूड का ग्राफ क्या होगा कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 3 sin x, तो 3 sin x का ग्राफ क्या होगा, इसको मैं इधर ही डिफाइन कर देता हूं। 3 sin x का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा मेरे पास। 3 sin x का ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसे होगा कि देखो जो नॉर्मल ग्राफ था ब्लैक वाला, इससे ये डिस्टेंस 3 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया ना। पहले सिंपल sin x था, अब 3 sin x हो गया, तो 3 sin x में क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास फेज, आपके पास सिंपल एम्पलीट्यूड इस तरीके से असरअंदाज हो रहा है। सही है ना भाई, इस तरीके से
एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, असरअंदाज हो रहा है। खैर ये बात की कहानी है, खैर ये बात की कहानी है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 cos इंटू कॉस एक्स प्लस का 3 माइनस का 2। इस क्वेश्चन में तमाम चीजें निकालेंगे। ये क्वेश्चन नस्ट में बहुत आया हुआ है, फास्ट में बहुत आया हुआ है, आईबी में बहुत आया हुआ है, एनईडी में बहुत आया हुआ है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा। बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब देखो मैंने फॉर्मूला आपके सामने से हटा दी, अब सारी बातें खुद से करनी है। एम्पलीट्यूड बेसिकली उस नंबर का मॉडुलस होता है जो नंबर हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखा जाता है। तो इस केस में वो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। इस केस में वो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। अच्छा भाई, हमारे पास पीरियड क्या होता है, बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से पीरियड बराबर होता है किसके, पीरियड हमारे पास होता है, अल्लाह भला करे क्या। अब देखो अगर मुझे पीरियड निकालना है तो देखो कॉस का ओरिजिनल फंक्शन क्या है, बात समझिएगा। कॉस का ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, कॉस का ओरिजिनल पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर। और पीरियड निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तुम्हारे एंगल के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ रही है वो डिवीजन में चली जाएगी, अगर डिवीजन की फॉर्म में आ रही है तो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में चली जाएगी। यहां पे एक्स के साथ चूंकि कोई टर्म नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब क्या है, वन ही है, तो क्या बन गया, 2 पाई बाय 1 हो जाएगा, सही ना, पीरियड ये आ गया। अच्छा, अब कोई बंदा मुझसे कहता है यार फेज शिफ्ट क्या होगा, फेज शिफ्ट बताइए सर। असल कॉन्सेप्ट तो फेज शिफ्ट है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में फेज शिफ्ट क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में फेज शिफ्ट किसके बराबर होगा, देखो फेज शिफ्ट क्या होता है, फेज शिफ्ट कहते हैं सी डिवाइडेड बाय बी को, फेज शिफ्ट क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय बी। अब देखो सी क्या होता है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो भाई देखो ये वाली जो जो चीज जो पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखी हुई उसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं, सही है ना। जो एंगल के साथ प्लस या माइनस की फॉर्म में आ रही है वो सी होता है, और जो एंगल के साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ रही है वो बी होता है, और जो इन सबके अलावा प्लस या माइनस की फॉर्म में कांस्टेंट टर्म आ रही होती है वो डी कहलाता है। तो भाई फेज शिफ्ट क्या होगा हमारा, सी डिवाइडेड बाय बी। तो सी की देखो वैल्यू क्या है, सी हमारे पास 3 के बराबर है, और चूंकि एक्स के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो फेज शिफ्ट की वैल्यू क्या आ गई, 3 के बराबर आ गई। फेज शिफ्ट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। वैसे आपको कुछ किताबों में फेज शिफ्ट का ये फॉर्मूला भी दिखेगा। फेज शिफ्ट का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि बी एक्स माइनस का सी इक्वल टू 0। ये भी सेम चीज ही है कि भाई एक्स को यहाँ पे फेज शिफ्ट कहा हुआ होता है। तो लेट सपोज भाई क्या बन जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर, एक्स का एक्स एज इट इज, सी की वैल्यू क्या थी, 3 के बराबर इक्वल टू 0। तो नेगेटिव का 3 वहां भेजोगे तो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के 3 के बराबर आ जाएगी। तो एक्स इज बेसिकली हियर फेज शिफ्ट। तो फेज शिफ्ट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, कभी कभार थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि फेज शिफ्ट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, भाई बी एक्स माइनस का सी। तो सी डिवाइडेड बाई बी क्या है, भाई इसी फॉर्मूले से ड्राइव हो रहा होता है कि लेट सपोज अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, नेगेटिव का सी वहां पे जाएगा, प्लस का सी बन जाएगा, ये बी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल इज दैट, ये फेज शिफ्ट है। अच्छा, ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आइए जरा एक टफ सा क्वेश्चन करते हैं, नस्ट का क्वेश्चन, कि भाई एक क्वेश्चन बड़े मजे का है। लेट सपोज बड़े मजे का एक कॉन्सेप्ट है। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, एग्जामिनर मुझसे कहता है जरा कैलकुलेट तो करके बताओ, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं y इज इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस का 45, एक्स माइनस का 45 प्लस का 3। एग्जामिनर कहता है इस क्वेश्चन में सब चीजें निकालनी है, पास आ रहा है बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में बेतहाशा आया हुआ है, प्यास के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, एनईडी के अंदर बेतहाशा आया हुआ है। बेटा ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत ही पड़नी चाहिए, हम कोई भी क्वेश्चन क्लास में अटेम्प्ट करें, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम सब निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे इस क्वेश्चन का क्या चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है अल्लाह भला करे पीरियड, तो भाई इस क्वेश्चन का पीरियड क्या होगा, भाई इस क्वेश्चन का पीरियड किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है भाई पीरियड क्या होता है। देखो कभी भी क्वेश्चन आए ना चीजों को डिफाइन कर लो। हमारे पास ए क्या होता है, ए कहते हैं वो नंबर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 हो रहा है, ये ए है। अच्छा, देखो भाई बी क्या होता है, बी हमारे पास वो वैल्यू होती है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल से मल्टीप्लाई हो रही होती है। यहाँ पे इत्तेफाक से एक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, उसने बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा भाई, सी क्या होता है, वो वैल्यू जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ प्लस या माइनस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उसको सी कहते हैं। और डी क्या होता है, वो वैल्यू जो मेरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ प्लस या माइनस की फॉर्म में आ रही है, उसको डी कहा जाता है। मैंने तमाम बातें बहुत दफा क्लियरली आपको एक्सप्लेन करी हैं। अब देखो पीरियड निकालने, तो पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, भाई साइन का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, साइन का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई के बराबर डिवाइडेड बाय बी। बी किसके बराबर है, देखो एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो पीरियड जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में 1 चला जाएगा, तो सिंपल पीरियड क्या हो गया
2 पाई के बराबर। अच्छा भाई, सिमिलरली हमारे पास अल्लाह भला करे इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर मैं लेट सपोज कहता हूं कि भाई मुझे एम्पलीट्यूड भी निकालना है, तो हमें मालूम है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा भैया, हमारे पास सिंपल तरीके से एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी ए, जो भी ए होता है उसका मॉडुलस एम्पलीट्यूड होता है, तो ये आ जाएगी 4 के बराबर। अच्छा भाई, कोई बंदा हमसे कहता है जरा इस क्वेश्चन की रेंज निकाल के बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नस्ट में आया हुआ है कि बताइए इस क्वेश्चन की रेंज क्या होगी। तो बेटा रेंज कैसे निकालेंगे, आप जरा गौर से देखिएगा। देखो रेंज निकालने का मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू रेंज ऑफ द फंक्शन, ए इंटू रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो यहां पे प्लस के साथ भी एक वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया प्लस का डी भी किया जाएगा। वहां पे हमारे पास अगर कभी भी रेंज या डोमेन निकालते हुए अगर यहाँ पे प्लस का डी भी एग्जिस्ट कर रहा हो या नेगेटिव का डी भी, तो उसको भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं लाजमी तौर पे। अच्छा, फिलहाल के लिए बात पहले समझ लेते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए। हमने क्या कहा कि भाई देखो रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखो ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर है हमारे पास 4 के, ए बराबर है किसके, 4 के। अच्छा अब देखो साइन की ओरिजिनली रेंज क्या होती है, साइन की ओरिजिनल रेंज होती है -1 से लेके +1 तक। अब चूंकि यहाँ पे डी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लस का डी भी लिया जाएगा। अब प्लस के डी की वैल्यू क्या है, प्लस के 3 के बराबर। किसके बराबर है, प्लस के 3 के बराबर। अब क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, बहुत सिंपल सा है कि देखो सबसे पहले ये 4 दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया -4 और प्लस का 4, और बाहर क्या मौजूद है, प्लस का 3, एडिडिस का एडिडिस। तो क्या वैल्यू बन जाएगी भाई, -4 प्लस का 3 ये हो जाएगा नेगेटिव का 1, और 4 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 7 के बराबर। तो हमारा फाइनली जो रेंज का आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का वो ये आ रहा होगा, इस क्वेश्चन का जो फाइनली रेंज का आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन जो हमारी रेंज एग्जिस्ट करेगी वो ये एग्जिस्ट कर रही होगी। सिमिलरली अगर कोई बंदा मुझसे डोमेन कहता है तो डोमेन में भी सेम काम होगा, कोई अलग से काम नहीं होगा कि भाई देखो डोमेन क्या होती है, डोमेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/b इनटू डोमेन ऑफ द फंक्शन, इनटू डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहां पे देखो चूंकि डी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लस का डी भी लिया जा रहा होगा। अब हम इसको निकाल सकते हैं आराम से, कैसे कि देखो हमारे पास साइन की जो ओरिजिनली, अच्छा पहले देखो 1/b किसके बराबर है, 1/b किसके बराबर है भाई, b की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, तो 1/ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन की डोमेन क्या होती है, ऑल दी रियल नंबर्स। और यहाँ पे मेरे पास d क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे पास जो d आ रहा है ना, d वो किसके बराबर है, प्लस के 3 के बराबर है। तो d की जगह पे आ जाएगा प्लस का 3, तो आंसर क्या आ गया डोमेन का, रियल नंबर्स प्लस का 3, जो कि टेक्निकली बात रियल नंबर्स की हो रही है, तो आर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आर ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, आर प्लस 3 का मतलब भी क्या है भाई, रियल नंबर्स ही है ना, तो रियल नंबर्स ही आंसर इसका आर ही होगा, सही है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं किस चीज को, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या वर्टिकल शिफ्ट को, तो फेज शिफ्ट को अगर देख लें तो भाई हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है, फेज शिफ्ट को जरा देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे क्या निकालना है, फेज शिफ्ट को कैलकुलेट करना है, तो भाई फेज शिफ्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, फेज शिफ्ट की वैल्यू होगी बराबर किसके, फेज शिफ्ट बराबर होगा c/b के। तो भाई फेज शिफ्ट का आंसर क्या होगा, देखो c की वैल्यू किसके बराबर है, हमारे पास c आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी बराबर है 1 के। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या फेज शिफ्ट किसके बराबर है, 45 के बराबर है। और अगर मुझसे कहा जाता है कि वर्टिकल शिफ्ट को कैलकुलेट करिए, तो वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है बेटा, वर्टिकल शिफ्ट होता है डी के बराबर। इस केस के अंदर हमारे पास डी क्या है भाई, हमारे पास डी सिंपल तरीके से बराबर है 3 के, तो सिंपल तरीके से वर्टिकल शिफ्ट क्या हो जाएगा, 3 के बराबर। अच्छा याद रखिएगा, जब देखो मैंने सी की वैल्यू ली है, ऑल्दो यहाँ पे नेगेटिव का साइन था बट हमने सिंपल सी की वैल्यू को रखा है, हमने नेगेटिव साइन को ही रखा कहीं पे, सही है ना। तो सिंपल तरीके से चीज ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। बेटा मैंने यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से एक जर्नल एग्जाम्पल के जरिए 7 के करीब फॉर्मुलाज लिखवाए हैं, अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन भी करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर सबसे पहले एक बेसिक चीज को अपने ध्यान में रखो कि बेटा देखो अगर कभी भी आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू ए इंटू, यानी कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो, मैंने जनरल एग्जांपल लिखी है y इज इक्वल टू ए इंटू फंक्शन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये उसका एंगल आ गया bx प्लस का c पूरा प्लस का d। तो देखो डोमेन निकालने का तरीकाकार क्या होगा, डोमेन कैसे आएगा, डोमेन आएगा 1/b, यानी कि जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवीजन में लिखोगे इनटू स्टैंडर्ड डोमेन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, देखो रेंज निकालने का तरीका होता है ए का मतलब वो
कोफिशिएंट जो आपके पर्टिकुलरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था इनटू रेंज ऑफ द फंक्शन। और देखो अगर तो आपके पास आगे प्लस का डी आ रहा है, यानी कि कोई नंबर प्लस या माइनस की फॉर्म में आ रहा है, तो वो भी आगे आता है। ये मैं लिखना भूल गया था, वो भी आगे आता है। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू प्लस के फॉर्म में आ रही है वो भी आगे आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। लेट सपोज मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाए, फोर साइन 2x, 4 sin 2x प्लस का 3। एग्जामिनर मुझसे कहते हैं बताइए इसकी रेंज क्या होगी।